और कौन कौन से, ये तो तीन हो गए। एटलीस्ट पांच बताओ, सर्च करके ही बताओ जल्दी से। सर्च करके ही पूछ रहा हूँ। ऐसा होता है। तो करेगा ही, क्योंकि ये सपोर्टेड नहीं है ना लार्ज डेटा के लिए, वन एट ए टाइम। नहीं मिला क्या? ऑर्गेनाइजेशंस में ही कर सकते हो। सो वी हैव लिमिटेड शेयर ऑप्शंस कि विदाउट अकाउंट यू कैन नॉट शेयर, नॉट कैन नॉट व्यू। ना ही आप शेयर कर सकते हो ना ही व्यू कर सकते हो। सिंगल। सो एक्सप्लेन करवाओ उनसे चैट जीपीटी से, क्योंकि चैट जीपीटी कभी कभी ऐसा आंसर देगा जो तुम्हें ना समझ में आएगा, ना ही मुझे समझ में आएगा। थोड़ा सा बोलो कि भाई जो बोल रहे हो एक्सप्लेन करो। इंस्टॉलेशन देखा था, डिफरेंस देखा था, डिफरेंट टाइप के चार्ट्स देखा था। अच्छा, विजुअलाइज नहीं किया था, तो मैं पहले एक बार 10 मिनट ओवरव्यू दे देता हूँ। और ये सर्विस टोटली आपका इंटरनेट का ही है, सर्विस मतलब इंटरनेट। अगले बार से लिमिटेशंस पूछे तो ये तीन चार एक एक लाइन का बता सकते हैं। रिफ्रेश रेट, उसमें फिर आपका शेड्यूलिंग रिफ्रेश नहीं होता है कि नॉर्मल आप रिफ्रेश लगा सकते हो, बट क्या है ना, आप फ्री में यूज करते हो तो उसमें शेड्यूलिंग नहीं कर सकते। शेड्यूलिंग का मतलब क्या हो गया? शेड्यूल का मतलब पता नहीं कि एक टाइम के लिए, कि मेरा जो रिफ्रेश होगा वो 12 बजे से 2 बजे के बीच में होगा, तो हम लोग टाइमर सेट कर सकते हैं अपने डेटाबेस पे या फिर अपने पावर बीआई पे। तो वो मिलता है प्रीमियम वाले को। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं कि बाद में हमारा अपडेट होना चाहिए। ज्यादातर आप बैंकिंग सेक्टर में देखते हो, अगर आप ज्यादा अमाउंट का ट्रांजेक्शन करते हो वो बताता है कि आपका 4 बजे के बाद होगा या फिर 10 बजे बाद आपको अपडेट हो जाएगा। या फिर कभी कभी देखते हो कि मैसेज जो आता है ना वो रात में आता है। आप दिन में सारा काम करते हो लेकिन वो मैसेज रात में आ जाता है ना। तो वो क्यों? क्योंकि उसका क्या रहता है, स्टार्टिंग में उसमें सर्वर में ज्यादा लोड रहता है, तो वो चाहता है कि अभी जो एक्स्ट्रा काम है उसको ना करें, तो उसे में स्टॉप करके रखते हैं। बाकी जब फ्री टाइम होता है, मतलब रिसोर्स कम यूज होता है, उस टाइम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा काम है वो करने लगता है। तो ये कभी कभी हमारा क्या होता है, सर्वर पे लोड पड़ता है तब काम क्यों। बाकी आज देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट्स,
और ग्राफ्स। मोस्ट कॉमन कौन कौन सा था बता सकते हो? बार, पाई, कॉलम, डोनट, है ना? पाई चार्ट का यूज केस क्या है? व्हाट इज द यूज केस ऑफ द पाई चार्ट? पाई चार्ट परसेंट, बट वी कैन ऑल्सो यूज इन बार चार्ट ना, परसेंटेज में दिखाना हो तो वी कैन ऑल्सो यूज। में जो मेन वर्ड होगा वो क्या होना चाहिए? आप बोल रहे रिलेशन इसमें अच्छे से दिखता है, लेकिन क्यों दिखता है? नहीं, पाई चार्ट में कंपेरिजन करते ही नहीं हम लोग, कंट्रीब्यूशन देखते हैं बेसिकली। कि व्हेन वी हैव शो द कंट्रीब्यूशंस ना, दैट टाइम वी यूज पाई चार्ट, ट्री चार्ट। की कंट्रीब्यूशंस देखना है तब हम लोग शो करते हैं ये सारी चीजें। उसमें क्या आता है कि वो टोटली को क्या करता है, 100% में चेंज करता है, और उसमें से किसका कितना कंट्रीब्यूट है वो आपको दिखा सकते हैं। या तो नंबर के फॉर्मेट में दिखाओ, ये परसेंटेज, वो आपके ऊपर रहता है। वो चीज हम लोग पाई में भी करते हैं कि आप नंबर के फॉर्मेट में दिखाओ, सॉरी डोनट में भी करते हैं, पाई में भी करते हैं, और हमारा बार में भी होता है। बार में भी क्या होता है कि नंबर में दिखा सकते हैं, परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा? प्रपोर्शंस। कि जो हम लोग का बार चार्ट है वो क्या होता है, कैटेगरिकल के लिए होता है। आप उसमें क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली सबका अलग अलग देखो। लेकिन जो हमारा पाई होता है उसमें क्या होता है, हर एक का प्रोपोर्शन रहता है 100% में, कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल में से। तो ये मेजर डिफरेंस है। प्रोपोर्शंस, सिंगल लाइन में बोलेगा कि वी कैन सी द प्रोपोर्शंस ऑफ द डेटा बेस्ड ऑन द टोटल। तो उसके लिए हम लोग पाई चार्ट यूज कर लेंगे। अगर आपको क्या देखना है कि आप क्या करना है, इंडिविजुअली सो द डेटा बेस्ड ऑन द कैटेगरीज, कि आपको हर एक इंडिविजुअल कैटेगरीज में देखना है, तो क्या करोगे, बार चार्ट यूज कर लोगे। तो ये दो चीजें होती है, तो यूज केस आपको पता होना चाहिए बस। जो मोस्ट कॉमन है वो हमेशा याद रखना है, क्योंकि वो चीजें अभी जितने भी टूल्स पढ़ोगे ना, सब में रिपीट होगा आपका। इसमें तो ऐड ही चलता है बहुत। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी, और इस वाले सेक्शन लिखिएगा। देन इसमें क्या होगा, ऐड नहीं चलेंगे। तो ब्रेव यूज करते हो? ब्रेव ब्राउजर क्यों यूज करते हैं ज्यादातर? इस पे ना कोई भी ऐड नहीं चलता है, ना ही कोई ऐड चलेगा, ना ही कोई आपको रिकमेंडेशन देगा। जैसे यही चीज हम लोग क्या चला रहे हैं, देखो गूगल पे, क्रोम पे चला रहे हैं ना, तो देखो चारों तरफ से ऐड ही आ रहे हैं, दिख रहा है? जहाँ पे भी ले जाओगे ऐड ही आएगा। लेकिन यही चीज को मैंने ब्रेव पे खोला है तो कहीं पे भी ऐड नहीं। ये एडवांटेज रहता है यहाँ तक कि यूट्यूब में भी नहीं आता इसके अंदर अगर आप यूट्यूब चलाते हो तो उसमें भी एक भी एड्स नहीं है। हाँ, जियो ब्राउजर है, ब्रेव ब्रेव। देन हम लोग देख रहे थे टैबलो चार्ट्स के बारे में, तो आपको वही सारी चीज देखेंगे। पहला दिखा रहा है कि पैटर्न चार्ट क्या होता है, बुलेट है, बार है, लाइन है, टेक्स्ट है, हीट मैप है, वाटर वाटर चार्ट है, गैन है, देन हमारा पाई है, स्कैटर है, एरिया है, डुअल एक्सिस है, बबल है, और हिस्टोग्राम। देन एक एक करके हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ये हमारा क्या है, ये आपका बार चार्ट है। दो चीज याद रखो, पहला ये बार चार्ट होता क्या है, और इसका यूज केस। यूज केस पता होगा तभी आप इसका यूज कर पाओ। और तीसरा याद रखना होगा किस टाइप के डेटा इसमें यूज करते हैं, कि हर टाइप के डेटा आप इसमें यूज नहीं कर पाओगे। जैसे मुझे क्या दिखाना है, मंथ वाइज सेल्स दिखाना है, तो बार चार्ट में दिखा सकते हैं, बेटर है, लेकिन हम इसमें दिखा सकते हैं अभी।
कि अगर मुझे हर एक मंथ का देखना रहेगा तो आप इसमें दिखा सकते हो और कंपेयर इजिली कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कौन सा डेटा जाएगा। इसमें क्या है कि दोनों न्यूमेरिकल नहीं होंगे, एक कैटेगरिकल होगा और एक न्यूमेरिकल होगा, है ना। आप कैटेगरी के बेस पे आप क्या रीजन बता सकते हो? कैटेगरी के बेस पे रीजन नहीं ना। तो कैटेगरी के बेस पे आप प्रॉफिट बता सकते हो, सेल्स बता सकते हो, काउंट बता सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो एक कैटेगरिकल डेटा होना चाहिए और दूसरा न्यूमेरिकल, इसके बेस पे आप काउंट करो। तो ये तो आपका क्या होगा, हमेशा होंगे। 3 पॉइंट पहला कि बार चार्ट होता क्या है, सेकंड यूज केस, और तीसरा किस टाइप के डेटा हम लोग इसमें यूज करते हैं। पहला क्या होगा, उनका डिफिनेशन जो भी होगा कि बायर चार्ट क्या होता है, कि आपको वर्टिकली शो होता है। देन इसमें आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, यूज केस कंपैरिजंस के लिए। और तीसरा, इसमें एटलीस्ट वन आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा और एक कैटेगरिकल होगा। और ये क्या होगा, 3 स्टेप्स आपको हर एक ग्राफ के बारे में बताना है, ठीक है। मतलब आपको एक पता रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। इसमें फिर आपको दिक्कत नहीं होगी कौन सा ग्राफ यूज करना, कौन सा नहीं यूज। देन ये चीजें आप क्या कर रहे हो, पाई के लिए पूछ रहे थे। तो पहला पाई चार्ट होता क्या है, आपको ये सर्कल की तरह दिखता है। देन इसका यूज केस क्या है, कि आप इसमें वैल्यू कंट्रीब्यूशंस दिखा सकते हो, टोटल में से किसका कितना कंट्रीब्यूशन है आप वो दिखा सकते हो। देन इसमें क्या डेटा आएगा, सेम एक लेबल डेटा आएगा जो कैटेगरिकल होगा और दूसरा न्यूमेरिकल होगा, है ना। इसी तरीके से हमारे पास हिस्टोग्राम आता है। हिस्टोग्राम क्या होता है, बचपन से बनाते आए हो। इस तरीके से रहता था, डेटा हैंडलिंग में बनाते थे। यूज केस क्या था, हाँ हाँ, न्यूज़पेपर भी उठाओगे तो तुम्हें यही ग्राफ मिल जाएगा हमेशा। ये मिलेगा, बार चार्ट मिलेगा, पाई चार्ट मिलेगा। 3 चीजें इजिली आपको मिल जाएगा कहीं पे भी। तो हिस्टोग्राम का क्या यूज रहेगा, पहला हिस्टोग्राम होता क्या है, इट इज यूज फॉर शोइंग द काउंट्स बोल सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए होता है। तो इसके डेफिनेशन में भी क्या आ गया, इसका यूज केस आ गया, कि जहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशंस दिखाना रहेगा आप वहाँ पे क्या यूज करोगे, हिस्टोग्राम यूज करोगे। अब आता है कि डेटा, आप इसमें डेटा में क्या लोगे, इसमें कंट्रीब्यूशंस का मतलब हो गया वो उसका पार्ट हो गया। डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब हो गया हमारा डेटा का क्या स्कैटर कैसा है, मतलब हमारा डेटा का रेंज क्या है और किस रेंज में कितना डेटा लाई कर रहा है वो देखते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस का मतलब हो गया क्या, कि आप देख रहे हो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि आपका उसमें कितना पार्टिसिपेंट है। लेकिन इसमें क्या है ना कि आप देखते हो डिस्ट्रीब्यूशंस कि कौन सा डेटा कितना है, वो देखते हो कि कौन सा डेटा कितना है, वो सिर्फ आप इसमें देखते हो। अब किसके बेस पे है वो नहीं देखते। कंट्रीब्यूशंस में क्या है, किसके बेस पे है, वो ही देखते हैं। इसमें आपको हमेशा कंटिन्यूअस डेटा रहता है, कंटिन्यूअस डेटा हमेशा हो। कंटिन्यूअस कैटेगरिकल कोई भी रख सकते हो लेकिन कोई एक होगा। दो रखोगे तो आपको क्या होगा, दो अलग अलग बार ग्राफ मिलने लगेंगे। बोल गया। कंटिन्यूअस मतलब जो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट्स में है, न्यूमेरिकल पॉइंट्स में है। कंटिन्यूअस का मतलब हो गया जो रियल नंबर है, बोल सकते हैं रियल नंबर क्या होते हैं, जो इंटीजर भी होते हैं और नंबर भी और डेसिमल्स भी होते हैं। दोनों को हम लोग कंटिन्यूअस यहाँ पे बोलते हैं। एंड देन डिस्क्रीट क्या होते हैं, जो इंटीजर होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या रहेगा, इसमें इंटीजर टाइप का भी है, जैसे आईडी हो गया, वो इंटीजर में 1 2 3 रहेगा तो उसको आप क्या बोल सकते हो, कैटेगरिकल बोलोगे, ना कि न्यूमेरिकल। क्यों, नंबर में तो थे, लेकिन क्या है ना कि आपका डेटा का बिहेवियर अलग है, कि अगर उसको आप एज ए न्यूमेरिकल लेगे तो उसका यूज केस क्या है, कुछ है उसमें सम लगाने से कोई फायदा है, उसका एवरेज निकालने से कोई फायदा है आईडी का। तो ये चीजें लगा रहे हो और कोई फायदा नहीं है, तो हमारा डिस्क्रीट वैल्यू है, मतलब वो डिस्क्रीट में चला जाएगा। अगर आप मीन मीडियन मोड एवरेज मीन मैक्स निकाल रहे हो और उससे कुछ आपका यूजफुल इंसाइट निकल रहा है, मतलब वो आपका कंटिन्यूस डेटा है, समझे। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो कंटिन्यूस डेटा होगा उसमें जो मीनिंग होगा मीन का,
एवरेज का, मैक्स का, देन काउंट का। इसका क्या होगा, आप यूज कर सकते हो रियल वर्ल्ड में। और जो हमारे पास डिस्क्रीट होगा इसके हिसाब से, उसका अगर आप ये मीन एवरेज कुछ भी निकालते हो तो वो यूजलेस होगा। समझे? तो इसी को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस कहते हैं, सॉरी डिस्क्रीट बोलते हैं। तो आप चाहे डिस्क्रीट बोलो, और क्या था हमारे पास, मेजर्स, क्या था एक, डिस्क्रीट बोल रहे थे, और दो नेम बोलते हैं यहाँ पे, डिस्क्रीट, दो नेम बोल रहे थे अभी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। दूसरा क्या था, मेजर्स और डायमेंशंस। तो आप क्या बोल सकते हो, डिस्क्रीट, डायमेंशंस और कैटेगरिकल, तीनों सेम हो गए। क्या है, हर जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग बोल रहे हैं बस। देन मेजर्स, कंटिन्यूअस, ये दोनों सेम होंगे। आपको यहाँ पे मेजर्स दिख रहे होंगे। मेजर्स में जितने वैल्यूज है आप देखोगे उनका कोई ना कोई मीन मीडियन मोड लिखा होगा, तो इसका यूज कर सकते हैं, एग्रीगेट या फिर उनका कोई यूज केस होगा। ये चीजें हो गई, डिफरेंस समझ में आया। ग्राफ बनाने के लिए हमारा सबसे इजी होता है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे, पहले भी करते थे, यहाँ पे भी करोगे। यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, इस तरीके से वो लिखा हुआ रहेगा, एक कॉलम रहेगा एक रोज रहेगा। आप कॉलम में क्या दिखाना चाहते हो, कॉलम में पुट करोगे, जो रोज में दिखाना चाहोगे वो रो में ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। डेटा कहाँ पे दिखता है, हाँ एग्रीगेट वाला, कैलकुलेट के थ्रू लगा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला बार ग्राफ हो गया। बार ग्राफ सबसे इजी होता है। क्या हो गया, कोई नहीं बाद में देख लेना। ये हमारा पहला ग्राफ हो गया, ये दूसरा, दूसरा हमारा कौन सा है, इसमें चेंज नहीं है क्या, लाइन ग्राफ है, स्टेप टू स्टेप, नहीं लिखा है क्या बार ग्राफ, यहाँ पे यूज केस के हिसाब से दिया हुआ सारा। जैसे यहाँ पे आपको देखना है ईयर वाइज सेल्स, तो आप क्या क्रिएट करते हो, लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हो। तो लाइन ग्राफ का क्या होता है, क्या यूज केस है, एंड देन इसमें किस टाइप का डेटा जाएगा, तीनों पता है। ज्यादातर हम लोग लाइन क्या करते हैं, टाइम बेस दिखाते हैं, टाइम के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, या फिर क्या करते हैं, चीजें प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है। इन चीजों को मैं बाईपास कर रहा हूँ, बाकी ये चीजें एक्स्ट्रा है कि आप कैसे लेबल्स लगाते हो, टूल टिप्स लगाते हो, वो एक्स्ट्रा देखते हैं। सिर्फ हम लोग देख रहे हैं ग्राफ्स के बारे में। देन एक होता है पैट्रियो चार्ट, इसका मीनिंग क्या होगा, पैरेटो। प्रोनाउंसिएशन जिसका सही है वो अपने हिसाब से कर लेंगे। बताओ क्या होगा, सही क्या होगा वो बताओ। पैरेटो, पैरेटो चार्ट जो हमारे पास है वो क्या होता है, आपका वो क्यूमुलेटिव सम में जाता है। क्यूमुलेटिव सम क्या होता है, वो तो पता है, क्यूमुलेटिव सम बीइंग सम। ये हमारे पास जैन का डेटा है, ये फैब का है, ये मार्च का है, मतलब अलग अलग सबका दिख रहा है। और मान लो ये अप्रैल का है, और भी लॉस हो गया अप्रैल में। देन उसके बाद हमने जब यहाँ पे बाई किया तो हमारा क्या अच्छा खासा प्रॉफिट। ठीक है, तो आप इसका देखोगे कुछ इस तरीके से, आपका बार ग्राफ। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि जब फर्स्ट बार बनेगा या फिर फर्स्ट लाइन बनेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, चेन का जो टोटल सेल होगा। मान लो इस तरीके से ग्राफ है, तो ये टोटल सेल्स मान लो ये 20K का था, तो यहाँ से स्टार्ट आप हुआ, लाइन अगर बना रहे तो लाइन बनेगा, लाइन स्टार्ट हुआ। देन सेकंड में क्या है कि फैब में भी कुछ ऐड ऑन हुआ है, तो जैन प्लस फेब का क्या होगा, वो टोटल यहाँ पे दिखेगा फैब में। तो ये हमें से क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाँ, क्योंकि अगर मेरा अप्रैल में पूरा लॉस हो गया नीचे जाएगा ना, तो ये जरूरी नहीं है। बट हाँ, ज्यादातर केस में क्या होता है, ये आपका हमेशा इंक्रीज में दिखेगा, कि पहले यहाँ 20 के थे,
देन इस बार 10 के यहाँ पे है, ये 30 के माइनस में है, देन यहाँ पे 40 के माइनस में है, देन यहाँ पे क्या है 60 के आपका प्लस में हो गया, यहाँ पे है 10 के। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, 10 के प्लस 30 के, तो ये हमारा क्या होगा 20 के होगा फैब में। देन मार्च में क्या होगा, जो पहले का वैल्यूज था और जो मार्च का वैल्यूज था, तो ये माइनस में चला जाएगा, तो कुछ इस तरीके से जा सकता है। इसको मैं माइनस में चलो रहने दो। देन फिर क्या होगा कि आपके पास जो पहले का माइनस में था, तो और क्या होगा, वो माइनस चला, मतलब प्रीवियस वैल्यू प्लस करंट वैल्यू, वही हमारा क्या होता है क्यूमुलेटिव सम होता है। और क्यूमुलेटिव सम को जब भी हम लोग दिखाते हैं तो वो पैरेटो चार्ट में दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे चार्ट्स देखोगे तो कुछ इसी तरीके से, हाँ इकोनॉमिक्स में ही तो दिखते हैं। ये बेसिकली नॉर्मल लाइन चार्ट्स भी बोलते हैं, लेकिन ये क्या करता है ना, क्यूमुलेटिव क्यों दिखाते हैं, क्योंकि रेवेन्यू दिखाना रहता है। रियल वर्ल्ड में आप रेवेन्यू दिखाते हो तो उसमें क्या रहता है, लॉस प्रॉफिट दोनों रहते हैं, कि आपने कितना सेल किया है और कितना लॉस किया है, वो दोनों दिखाते हो। और क्या कहते हैं प्रीवियस मंथ इस मंथ, प्रीवियस मंथ इस मंथ, सबका होता है कैलकुलेट। इसीलिए क्या होता है, हमेशा आप देखोगे ना रेवेन्यू बहुत ज्यादा होगा, है ना। इसको चेंज पहले सॉर्टिंग किया है, ये नॉर्मल लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट का उन्होंने क्या किया, सॉर्ट किया है। सॉर्ट करने के बाद क्या किया है कि किसके बेस पे दिखाना चाहते हो, वो यहाँ से सेलेक्ट किया है। तो प्रॉफिट के बेस पे, और सबका क्या होगा, सम होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ दिखेंगे, यहाँ पे चला गया 12 एक्सिस। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर दूसरा बार है, हमें सिर्फ क्या दिखाना है, लाइन चार्ट। नहीं है क्या लाइन चार्ट, ये दिख रहा है। इसमें आपको अच्छे से दिखाएगा, ये दिख रहा है कि आपका ये क्यूमुलेटिव होते जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग में जो वैल्यूज है वो ऐड ऑन होते जाएगा। देन आपका जो वैल्यू नेगेटिव में, आप देखोगे वहां से क्या डाउनफॉल है। तो आप इसको क्या करते हो, आप देखते हो आपके रेवेन्यू के बेस पे हमारा क्या ट्रेंड जा रहा है। मंथली का अलग होता है, रेवेन्यू अलग होता है, और ईयरली ग्रोथ का अलग होता है। क्योंकि मंथली में हम लोग देखते हैं तो हमारा क्या था, हर एक मंथ का अलग अलग दिखता है और उसके हिसाब से लाइन बनता है। इसमें क्या है कि वो हर एक प्रीवियस मंथ को ऐड ऑन करते हुए जा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा कंपनी में क्या पोटेंशियल है। बाकी इसके हिसाब से इकोनॉमिक्स वाले बताएंगे और क्या कर सकते हैं। अच्छा कोई नहीं, सर्च कर लेना, क्योंकि हर एक चार्ट का ना अपना यूज केस है। टोटल 100 प्लस होते हैं। बुलेट चार्ट्स में क्या होगा, अरे मैं दिखाई देता हूँ। गोली किधर दिख रहा है, बुलेट चार्ट्स यहाँ ही नहीं है क्या, बार चार्ट है, ये दिख रहा है बुलेट चार्ट्स। बुलेट चार्ट्स क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट आपका एक लाइन ड्रॉ करता है, मतलब बार चार्ट की तरह होगा। अगर कैटेगरी वाइज दिखा रहे हो तो 3 कैटेगरीज बनेंगे, सिंगल वैल्यूज है सिर्फ प्रॉफिट का। इसमें क्या करता है, ये रेशियो डिवाइड कर देता है कि जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट का एवरेज क्या है, उसका 60% क्या है, उसका 80% क्या है, और उसका टोटल क्या है। एक ही लाइन पे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो एक ही बार में। तो ये किसका काम होता है, बुलेट चार्ट का, कि आपका जो एक्चुअल वैल्यूज है ये ब्लू वाला दिख रहा है। देन जो आपका फर्स्ट में यहाँ पे कलर अलग दिखेगा, फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका क्या है, एवरेज है। इसी तरीके से 60%, 80%, देन आपका टोटल, ये दिखाता है। बार चार्ट के बारे में तो पता है, लाइन चार्ट भी आपको पता है, लाइन चार्ट कैसे। बाकी इसमें क्या है कि क्रिएट कैसे करेंगे वो देख लेंगे। हीट मैप होता क्या है, हीट मैप इज यूज फॉर शोइंग द कोरिलेशन। कोरिलेशन दिखाते हैं। कोरिलेशन मीन्स कि दो डेटा कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम्म, जैसे आप देखते होगा ना, जैसे अभी क्या हो गया, समर सीजन आ गया, तो आपको दो कलर दिखेंगे, 2 या 3 कलर दिखते हैं इस तरीके से। तो जो ज्यादा रेड होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा गर्म एरिया है। फिर हमारे पास क्या है, जो ब्लू है वो क्या है, कोल्ड एरिया है ना। वो हम लोग अलग अलग कलर के बेस पे क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप निकाल रहे हैं कि हमारा लोकेशंस और क्या हीट के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से दो डेटा के बीच में जब भी रिलेशनशिप बनाना होता है तो हम लोग हीट मैप का यूज करते हैं। इसमें भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये क्या हो गया, कोरिलेशंस, दो डेटा के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे आप क्या कर रहे हो,
दिल्ली से आप साउथ की ओर जा रहे हो, तो आप देखोगे रिलेशंस में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उधर क्या है, गर्मी बढ़ती है। गर्मी है या फिर ठंडी है, किसी भी टाइप में बता रहे हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो उसमें क्या होता है, ठंडी बढ़ती जाती है, तो आपका ब्लू रीजन अलग दिखेगा। तो उसमें क्या होता है, एक आपको डेटा मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन वैल्यू। उसका वैल्यू का रेंज -1 से +1 के बीच में होता है। -1 है मतलब क्या है, वो एक दूसरे से अपोजिट है। अगर वो बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, और दूसरा घट रहा है तो पहला बढ़ेगा। ये होता है अपोजिट कोरिलेशन। ये हम लोग कलर, अगर इसी चीज को कलर के बेस पे दिखाना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग हीट मैप यूज करते हैं। यहाँ पे देखोगे ना, ये दिख रहा होगा डेटा, ये दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, जिसका वैल्यू से -1 से स्टार्ट होगा, +1 तक का जाएगा। +1 का मीनिंग होता है ये हमारा एक्स है, ये वाई है। -1 का मीनिंग होगा सेम। दोनों में डिफरेंस क्या है, नहीं। तो ये इस तरीके से जाएगा। और तीसरा केस बनेगा वो स्टैक, मतलब एक सिंपल कंटिन्यूअस बनेगा। मतलब कोई भी चेंजेस नहीं, चाहे पहले वाले में चेंज करो चाहे दूसरे वाले में चेंज करो, डेटा में कोई रिफ्लेक्शंस नहीं होगा, एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये डिपेंडेंसी बताता है, ये अप ट्रेंड बता रहा है, ये डाउन ट्रेंड, और ये बता रहा है कोई भी ट्रेंड नहीं है। तो ये हम लोग यहाँ पे नंबर के फॉर्मेट में देखते हैं। अगर 1 है मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। मतलब अगर यहाँ से ये डेटा बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली ये डेटा भी क्या होगा, 100% चेंज होगा। अगर परसेंटेज के बेस पे करें तो 100% बोल सकते हैं। मीनिंग कि आपके पास क्या है, 100 नंबर ऑफ रोज है। अगर 1 है उसका मीनिंग ये हो गया कि उसमें से अगर इसमें से कोई भी डेटा चेंज हुआ तो उसमें से भी क्या होगा, वो डेटा चेंज होगा। अगर एक डेटा इसमें से चेंज करते हो तो सेकंड वाले से एक डेटा चेंज होगा। अगर फर्स्ट वाले से 50 डेटा चेंज करते हो तो सेकंड वाले से ऑटोमेटिकली 50 डेटा चेंज हो जाएगा। कि ये एक दूसरे से डिपेंडेंसी, वो हमें कैसे पता चलता है। हाँ, ये क्या होगा, रिवर्स हो गया। कि अगर आपके पास क्या है, दूसरा माइनस में होगा। माइनस में क्या आता है, एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा। प्लस वाले में क्या आता है, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ेगा। जैसे स्टोरेज का बोला कि हमारा सेल्स 100 हो गया, मतलब मान लो 70 क्या हो गया, हमारा सेल हो गया, तो हमारा क्या होगा, ये बढ़ रहा है, तो स्टोरेज में क्या ऑटोमेटिकली घटेगा। कि मान लो 30 कर देते इधर, तो ये 70 या फिर 70 डेटा इसमें से क्या होगा, तो क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमने इतना सेल किया तो इतना हमारा घट रहा है। देन तीसरा केस क्या होगा, स्टक होगा। मतलब पहले वाले में मैंने 2 डेटा चेंज किया, दूसरे वाले में कुछ चेंजेस नहीं। अगर इसमें हमने 10 डेटा चेंज किया तो इसमें कोई भी डेटा चेंज नहीं। तो ये होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। हाँ, दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट आपका वो जीरो होता है। तो जीरो इसका मतलब क्या है कि कोरिलेशन आपका कुछ नहीं है, तो हम लोग नहीं ले सकते, या फिर ले सकते हैं। अगर आपके पास कोरिलेशन है आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पे सबका 1 1 दिख रहा है ज्यादातर, समझे। +1 है, और उसको कलर के बेस पे देख रहे हो क्या क्या, ये लाइट कलर में है। जैसे जैसे हमारा नेक क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है वैल्यूज, तो आप देखो वो डार्क में हो गया है, दिख रहा है चार्ट्स के हिसाब से। ये हमारे पास क्या रहा। अब ये बताओ, इधर से मैंने 2000 लिया, जो 2000 का सारा डेटा होगा वही 2000 का डेटा, दोनों में किस टाइप का रिलेशन होगा, दोनों तो सेम है। कि मैंने भी 2000 का लिया है, यहाँ पे भी 2000 ईयर का ही लिया है, तो दोनों सेम ईयर का लिया है, तो सारे क्या होंगे, सेम होंगे। अगर सारे सेम है तो क्या होगा, अगर इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो इसमें भी तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा 100%। तो इसमें देखोगे क्या है, 1 है। कैसे पता चला, कि इधर से हमारा एक एक्स जाएगा, और इधर से आप क्या लेते हो, वाई लेते हो, और दोनों के बीच में जहाँ पे क्रॉस करता है वही हमारा क्या होता है, को रिलेशन वैल्यू होगा पूरे ग्राफ में। इसका कोरिलेशन वैल्यू 1 है, एंड 1 का मीनिंग हमें बता दिया क्या है, कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। एंड देन डेटा के हिसाब से क्या देख रहे हैं, कि यहाँ पे 2000 है और यहाँ पे भी 2000 है। अगर दोनों सेम डेटा है तो सेम डेटा में हमेशा क्या होगा, कोरिलेशन तो 1 ही रहेगा। तो ये कभी भी क्या होगा, 1 ही रहेगा। तो आप देखोगे ना, डायगोनल में हमेशा 1 रहता है। डायगोनल में 1 क्यों होगा हमेशा, क्योंकि इस तरीके का, हाँ क्योंकि मैंने क्या ना, ईयर से ईयर के बेस पे ही लिया है, अलग अलग डेटा नहीं लिया है। तो 2008 यहाँ पे है, अंदर जैसे आप इधर जाओगे और इधर से 2008 जाओगे, तो दोनों जहाँ पे मिलेंगे
वहाँ हमेशा 1 होगा। बाकी ये सारी चीजें क्या है, अलग चीजों के बेस पे 1 है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। लेकिन जो बीच का डायगोनल होगा वो फिक्स है कि वो हमेशा 1 ही रहेगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है कि हम लोग यहाँ पे सेम डेटा है, यहाँ पे भी सेम डेटा है। सेम डेटा के बेस पे क्या होता है, कोरिलेशन हमेशा हो रहता है, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। देन अलग अलग डेटा, तो इसी को आप क्या कर रहे हो, कलर के बेस पे दिखा रहे हो। नंबर के बेस पे छोड़ के आप क्या करोगे, कलर के बेस पे दिखाओ। तो जो लाइट कलर होगा, लाइट इन द सेंस, आप यहाँ पे एक स्केल रखते हो। +1 के लिए हमने क्या रखा है, येलो रखा है। देन हमारा क्या, -1 के लिए क्या है, ब्लू है। एंड जो 0 रहेगा वो हमारा क्या है, वो क्या है, स्काई ब्लू, जो भी कलर है। ये मिडिल वाला, ये देखो, सी ग्रीन है, सी ब्लू है। बस हम लोग को इतना पता चलता है, ये येलो और ब्लू का क्या है, मिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या रहा है, येलो से धीरे धीरे क्या, ब्लू की ओर जा रहे हैं हम लोग। ये लाइट ब्लू हुआ स्टार्टिंग में, देन क्या हुआ, डार्क ब्लू, देन पूरा डार्क हो गया। तो ये क्या आता है, आपका कलर के बेस पे दिखता है, इसीलिए इसको हीट मैप बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास चीजें यहाँ पे 2 कलर के बेस पे दिखा सकते, कलर कोई भी होगा इसका। तो यहाँ पे भी हीट मैप दिखा सकते हो, ये दिख रहा है। हीट मैप में क्या है, कुछ इस तरीके से इसमें दिखेगा, जिसके क्या है, डेंसिटी इंटेंसिटी बोलेंगे। इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है 2 कलर के बेस पे, तो ये हमारा क्या होगा, हाई होगा या फिर। तो कोरिलेशन हम लोग इसमें चेक करते हैं। ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में ले लेगा, लेकिन आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। वाटरफॉल बताया था, तो सेम यहाँ पे भी होगा। वाटरफॉल में क्या कर देते, हाँ, और जाके नहाते थे। हाँ, वाटरफॉल में क्या आता है ना, कि जो टोटल वैल्यूज है वो एक बार में आपको मिल जाता है, कि आपका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है और एंडिंग में क्या होगा, एंड इसके बीच में कितने अप एंड डाउन है, वो आप इजीली दिखा सकते हैं। वो वाटरफॉल में था। तो 2 चीजें थे, पहला स्टॉक मार्केट का भी दिखा सकते हैं, दूसरा कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। प्रोजेक्ट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, किसको कितना काम दिया गया है, वो सारी चीजें हम लोग वाटरफॉल में देखते हैं और गैन चार्ट पे भी देखते हैं। लाइन चार्ट आपका नॉर्मली इस तरीके से दिखेगा। अच्छा, ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया इसलिए समझ रहे हो क्या, वो लाइन की तरह नहीं दिखेगा, वो बार की तरह दिखाओगे आप। क्या था हमारे पास, एक ही चीज कितने बार रिपीट करोगे, ये दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इन्वेंट्री, ये आपको सही से। ये क्या है, स्टॉक का दिख रहा है कि आपके पास इन्वेंट्री में क्या है, टोटल अभी 217 आइटम्स पड़े हुए हैं। आपने क्या किया, अगले दिन देखा कि कितने डैमेज है, 55 डैमेज है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस हो जाएगा, तो आप देखोगे आपका जो बार है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यूज है, वो क्या हो गया, 176 से कम हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा। देन उसमें से क्या है कि आपने कुछ क्या क्या उनको ठीक कर दिया, मतलब रिफर्बिश कर दिया, तो क्या हो गया, 37 थे जो रिफर्बिश हो गए। तो एक्चुअल जो भी हमारे पास स्टॉक में रहेगा, तो यहाँ पे आपका बार चला जाएगा। एंड देन लास्ट आपका स्टेबल कितना है, मतलब फाइनल लास्ट डे में कितना बचा हुआ है, वो देख सकते हैं। तो ये अप एंड डाउन दिखा, स्टार्टिंग कितने में हुआ, अप एंड डाउन क्या है, देन लास्ट हमारा क्या बच रहा है। तो ये हम लोग वाटरफॉल में दिखाते हैं। समझ में आया? हाँ, कैंडल भी दिखता है, लेकिन कैंडल स्टिक थोड़ा सा अलग होता है। कैंडल स्टिक में आप देखोगे ना, इस तरीके से रहेगा, इधर रहेगा आपके पास, इधर भी रहेगा। इसमें 4 अलग अलग वैल्यूज रहते हैं। तो जो स्टॉक स्टॉक मार्केट जानता होगा उसको अच्छे से पता होगा। क्या था हमारे पास, एक मैप हो गया, एक बार बस ओवरव्यू दे रहे हैं। देन हमारे पास क्या है, ये वाटरफॉल हो गया।
ये कस्टम चार्ट्स है आपके। इसमें ना डायरेक्टली वाटरफॉल चार्ट नहीं होती है। आपको क्या करना होता है, अलग अलग पैरामीटर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, देन उसको क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो। और ये किसको कन्वर्ट करते हैं, जो बार चार्ट है ना, वही कन्वर्ट हो जाता है। कॉलम चार्ट बोलो या फिर बार चार्ट बोलो, उसी को आप क्या कर सकते हैं, वाटरफॉल में कन्वर्ट करते हो। तो वही स्टेप दिया हुआ है, क्या कैसे कर सकते हैं। हाँ, बेसिकली आप क्या करना चाहते हो। तो ये रनिंग टोटल दिख रहा है। हमने बताया था रनिंग टोटल क्या होता है। बेसिकली इसमें क्या दिख रहा था, रनिंग टोटल ही तो था ना वाटरफॉल पे, कि इस मंथ में क्या था, दूसरे मंथ में क्या है, उसका जो प्रीवियस में था और जो इस वक्त का इसका था, तो वो दोनों का जो फाइनल होगा वही दिख रहा था ना। तो यही हमारा रनिंग होता था, ये पता है। तो यही आपको यहाँ पे रनिंग में क्लिक करते हैं कि रनिंग टोटल अंदर वो इस तरीके से क्रिएट करता है। देन आप इसमें से क्या कर सकते हो, ये गैन गैन चार्ट का यूज किया हुआ है। आप क्या करोगे, आप नॉर्मली क्लिक करोगे तो ये क्या बनेगा, वाटरफॉल बन जाएगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन। पावर बीआई में डायरेक्टली आपका पाई चार्ट भी नहीं है, सॉरी पाई है, डोनट नहीं है। देन गैन चार्ट का भी सेम यूज कैसे, हाँ देख लो। सोमी पे क्लिक करो, डोनट नहीं दिखेगा। टैबलू, नहीं तभी हम लोग टैबलू पे जा रहे हैं ना पूरा। ये जितनी भी चीज है ना टैबलू के लिए है। अच्छा, ठीक है, हो जाता है। क्या कहें, एनर्जी नहीं रहता ना तो कुछ भी निकल जाता है। ये हमारा हो गया ये चीजें। और कौन सा चार्ट देख लोगे, इसमें हमारा क्या है, पाई चार्ट है, स्कैटर प्लॉट है। डायरेक्टली इसी में देख लेते हैं एक बार हम। डेटाबेस ले लेते हैं। देन यहाँ से लाइन चार्ट पता है, लाइन एरिया चार्ट पता है। ये कौन सा चार्ट है, यूज केस क्या है। हाँ, तो ऐसा क्यों दिखाते हैं। तो इसमें तो ईयर तो है, इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये अलग अलग कलर क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं बेसिकली किसका, रीजन के बेस पे। चार रीजन्स होते हैं, हर एक रीजन्स में क्या कैटेगरी वो बता रहा है। हेलो। हम्म, ठीक है, देख रहे हैं सब क्लास में। ठीक, ठीक। कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट टाइम यूज करो। इसमें अपडेट का बटन आता है, उसमें क्लिक करोगे या फिर माइक्रोसॉफ्ट में जाओगे, वहां पे अपडेट कर सकते हो स्टोर पे। और तीसरा क्या रहेगा, जो लेटेस्ट वर्जन है उसका EXE डाउनलोड कर लो, और क्या करो, अपडेट कर दो। प्ले स्टोर नहीं, वेबसाइट पे ही जाके। ये हमारा एरिया चार्ट हो गया था। एरिया चार्ट बेसिकली क्या करते हैं ना, कि हम लोग कलर से कवर करते हैं कि हमारा कितना एरिया कवर कर रहा है, बेसिकली कौन सा डेटा। तो जो हमारा अप्रोक्स है, इस तरीके से अलग अलग क्या करें, सेग्रीगेट करके देखें। तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो कलर दिख रहा है, तो इसमें दो तरीके का बनता है, कि आप स्टैक बनाना चाहते हो या फिर क्या करते हो, पूरा एरिया लेना चाहते हो। अगर स्टैक रहेगा, हाँ, ये स्टैक वाला है, ये स्टैक है ना, तो एक के ऊपर एक रहेगा हमेशा। अगर क्या करते हैं नॉर्मल, आप क्या करते हैं एरिया चार्ट लेते हैं, तो वो दोनों एक साथ दिखता, कि पहला इस तरीके से दिखता और दूसरा इस तरीके से दिखता। तो अगर ये जितना एरिया कवर कर रहा था वो कलर में फिल रहता।
उससे क्या पता चलता है कि आप कंपैरिजन इजी कर सकते हो, आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, कंपैरिजन अलग कर सकते हो कि हमारा जो ये डेटा है इस डेटा को कितना कवर कर पा रहा है। उससे क्या पता चलेगा कि ये हमारा सेल्स है, ये इतना हमारा सेल्स जा रहा है, एंड देन ये हमारा प्रॉफिट है। तो आप देखोगे इस तरीके से हमारा लाइन रहेगा। तो आप अप्रोक्स बता सकते हो कि इससे हमारा कितना, इस टोटल सेल्स का कितना हमारा ये एरिया कवर कर रहा है। तो जितना कवर कर रहा होगा ये हमारा क्या होगा, ऑन एन एवरेज प्रॉफिट होगा। सेल्स से कम ही होगा ना। ये मान लो सेल्स हमारा क्या हाई गया, देन प्रॉफिट हमारा ये है। दोनों के एरिया में आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। देन ये क्या होगा कि जितना एरिया कवर करेगा वही क्या होगा, इसका प्रॉफिट होगा। देन ये मान लो कि 20% कवर कर रहा है, ये टोटल आपका 100% है। एंड देन आप क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हो ये 20% है, तो आप क्या बोलोगे कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो सेल्स का 20% है। आप लाइन चार्ट में इजिली बता सकते हो। रेवेन्यू अलग होता है। रेवेन्यू हो गया A to Z। ये भी कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, लेकिन मैं बताता हूँ। रेवेन्यू का रहता है, टोटल रहता है ना, कि आपके पास जितना आपने अभी तक कमाया, देन उसमें क्या करते हो, बाकी चीजें मैनेज करते हो। जैसे आपने टैक्स दिया, देन आपका एक्सपेंस कितना हुआ, देन आप अपने कंपनी के लिए कुछ नया चीज खरीदे, वो भी हमारा एक्सपेंस में चला गया। फिर जो भी चीजें, तो ये चला जाएगा। देन इसके बाद हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। इसके बाद ही प्रॉफिट आएगा। ये माइनस करेंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। हाँ, टैक्स देने के बाद ये रहा। ये दिख रहा है, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। मतलब आपका टोटल हो गया, नंबर ऑफ गुड्स इंटू प्राइस आइटम्स। देन इसमें क्या करते हो, ग्रोस रेवेन्यू निकालते हो। ग्रोस में क्या होगा, ये टोटल हो गया, यही टोटल रेवेन्यू है। टोटल प्राइस, टोटल क्वांटिटी, जो आपके पास एक्चुअली में है। ग्रॉस का मतलब क्या हो गया कि आपने जो गुड्स सेल किया है वो, प्लस प्राइस पर आइटम, वो हमारा ग्रॉस हो गया। मतलब इतना पैसा हमारे पास आ चुका है, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस। कौन सा, टोटल रेवेन्यू है, ये हमारे पास प्राइस है, ये क्वांटिटी है। हाँ ये सेम होगा, ये सेम होगा। ये प्राइस, ये प्राइस। नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड, कि आपने कितना सेल किया है, उसके बेस पे जो एक्चुअल आया वो हमारा ग्रॉस होगा। देन नेट में क्या होता है कि जो आपका ग्रॉस है उसमें आप क्या करते हो, रिटर्न्स हो गए, डिस्काउंट हो गए, अलाउंस हो गए, वो सारा माइनस करते हो, वो हमारा नेट होता है। एंड देन नेट में क्या करते हो, अपना कुछ वैल्यूज रखते हो, उसको हम लोग फिर प्रॉफिट बोलते हैं। ये हमारा नेट रेवेन्यू है। अब इसमें क्या जाएगा, नेट रेवेन्यू में और क्या क्या माइनस करेंगे, ऑफिस रेंट, देन एम्प्लॉय का सैलरी, ये रिटर्न्स और डिस्काउंट अलाउंस, ये क्या है, सिर्फ गुड्स से रिलेटेड है। देन आप क्या करते हो, उसके अलावा भी तो कहीं खर्चा करते हो ना। उसके अलावा जो खर्चा रहता है, आप क्या कर रहे हो, नई ब्रांच खोल रहे हो, उसमें भी तो खर्चा जाएगा। तो क्या करते हो, नेट रेवेन्यू में भी माइनस करते हो। देन उसके बाद जो बोलता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, अगले साल के लिए भी तो कुछ अमाउंट रखते हैं ना। देन अगले साल के लिए हमारा 2 CR रखते हैं। एंड देन उसके बाद जो बचता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट कंपनीज में। सारी चीज इसी में होता है। तो आपका नेट रेवेन्यू, रेंट रेवेन्यू के बाद फिर क्या आता है कि आप उसमें अपना खुद का एक्सपेंस जो कंपनी का रहता है, अलग अलग कॉस्ट, क्या गुड्स के अलावा, वो सारी चीजें होंगी। देन
कंपनी रन करने के लिए उसके पास मिनिमम अमाउंट कितना रखना है वो रखेगा, देन जो बचेगा वही हमारा प्रॉफिट होता है। क्या नहीं आता? बैक। इकोनॉमिक्स है क्या? ये नहीं चलेगा। हमारे पास ये डुअल एक्सिस एक होगा। डुअल एक्सिस में क्या होगा कि दो ग्राफ आपस में आप कंबाइन कर सकते हैं। दो ग्राफ आप एक साथ दिखा सकते हो, बस ये दिख रहा है, लाइन चार्ट भी है और बार चार्ट भी आपको दिख रहा है। बबल चार्ट पता है आपको कि जो भी उसके वैल्यू के बेस पे क्या होगा, उनके बबल के साइज होंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। हिस्टोग्राम हमने बताया कि आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हो। और इस पे नहीं है ना, तो इसी पे चलते हैं थोड़ा सा। ये ऑर्डर हो गया, और ये रिटर्न ले लेते हैं, और सीट वन पे चलेंगे। यहाँ पे एक सर्कल चार्ट्स भी दिख रहा होगा, सर्कल व्यू, साइड बाय साइड बार दिख रहा होगा, है ना? आप क्या करते हो, इसी को क्या करते हो, अलग अलग क्लस्टर में बनाते हो। क्लस्टर और स्टैक में डिफरेंस पता है ना? क्लस्टर और स्टैक में डिफरेंस पता है? क्लस्टर मतलब सेपरेट सेपरेट सबका दिखेगा। तो इसमें हमारा सेम कॉन्सेप्ट है कि जो आपको साइड बाय साइड बोल रहे हैं वो क्या है, क्लस्टर चार्ट है। समझे? और जो हमारे पास क्या था, सॉरी, जो हमारे पास एक के ऊपर एक था वो हमारा क्या होता है, बार चार्ट होता है। तो ये बार में वो स्टैक वाला। तो ये जितने भी दिख रहे हैं साइड बाय साइड जहाँ पे भी दिखेगा वो बेसिकली क्या है आपके पास, क्लस्टर्स है। आप देखोगे ये नॉर्मल है, ये क्लस्टर्ड है। ये नॉर्मल है, ये क्लस्टर्ड है। इसी तरह देखोगे ये क्या है, नॉर्मल है, इसमें क्लस्टर दिखे। अब ये क्या है, थोड़ा सा हाईलाइटेड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तभी हाईलाइट होगा जब उसके अकॉर्डिंग डेटा मिलेगा। इसमें बताया था कि आपको डेटा पता होना चाहिए, कौन सा डेटा के लिए, कौन से ग्राफ के लिए कौन सा डेटा लगता है। तो ये ऑटोमेटिकली फेच करता है। चलो इधर देख लो थोड़ा सा, इधर ये बार चार्ट डालो। एक बार चार्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइड पे, हॉरिजॉन्टल बार के लिए आप क्या कर सकते हैं, जीरो और मोर क्या है, डायमेंशन होंगे, और एटलीस्ट वन क्या होगा, मेजर्स होगा। तो ये क्या है, इसका रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बार चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद दूसरा ग्राफ बनाएंगे। बार चार्ट हमारे पास डेटा है ऑर्डर्स का। देन क्या करते हैं, रीजन वाइज सेल्स दिखा लेते हैं। तो ओवरव्यू दिया था ना इंटरफेस का, ओवरव्यू इंटरफेस का दे दिया था ना कि कौन सी चीजें कहाँ पे हैं। कि आप देखोगे हमारे पास रीजन है, आप इसको कॉलम वाइज दिखाना चाहते हैं तो कॉलम में ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, और रो वाइज दिखाना है तो रोज पे ले जाओगे। ये पता है। देन आप रो वाइज दिखाते हो तो अच्छे से दिखता है। देन फिर क्या करते हैं हम लोग, सेल्स दिखाते हैं। सेल्स को क्या कर सकते हो, आप रख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से आपका बार ग्राफ दिखेगा। दिख रहा है? वो ऑटोमेटिकली डेटा के बेस पे ले लेता है। लेकिन एक चीज और देखोगे, अब देखो कुछ हमारे पास हाईलाइटेड टेबल्स हैं, मतलब चार्ट्स है, और कुछ क्या है, अभी भी फेडेड है। तो जो हाईलाइटेड है आप क्या कर सकते हो, उसको क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा, इसमें क्लिक करोगे इसके बेस पे चेंज हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके बेस पे, देन इस पे क्लिक करोगे इसके बेस पे। क्यों? क्योंकि इसका जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल कर रहा है ये डेटा। तो हमें अभी बार चार्ट पे देखना था, तो हमने क्या किया था, नॉर्मली बार रखा था। ये हमारा क्या है, बार चार्ट है। आप इसको चेंज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल कर सकते हो। कैसे करेंगे? तो हमारे पास ऑप्शन था कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्सेस चेंज कर सकते हो। तो स्वैप करने का होता है, दिख रहा है ऊपर में। क्या कर सकते हो, आप रोज को स्वैप कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। दूसरा तरीका क्या रहेगा, आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पे ट्रैक कर दो और इसको नीचे ट्रैक कर दो, वो भी चेंज हो जाएगा। तो दोनों तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ईजी हमारा यही है। शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल W। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये हमारा बार चार्ट बन गया। इसको पहले हम लोग अच्छे से डिजाइन करते हैं। अच्छा, कॉलम चार्ट है।
देन फिर क्या करेंगे हम लोग, एक एक चार्ट में हमें क्या क्या मिनिमम चीजें दिखानी होती है, कहीं पे भी देखते हो तो क्या क्या दिखता है ऑन एन एवरेज। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिख रहे होंगे तो दिख रहा है, वो हमारा बाय डिफॉल्ट आ रहा है। देन एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, वो भी दिख रहा है। तो पहला टाइटल दे सकते हैं, तो टाइटल आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, रीजन वाइज सेल्स। आपके पास सीट वन लिखा हुआ आ रहा है ना, उसमें क्लिक करोगे डबल क्लिक तो आ जाएगा। देन क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड देन डिजाइनिंग के जितनी भी चीजें आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन इसका फॉन्ट इसको बोल्ड करना है। देन इसको थोड़ा सा क्या करना है, इसकी फॉन्ट पे मुझे चेंज करनी है। क्लिक करेंगे एंड देन बोल्ड रख लेते हैं। एंड देन क्या करोगे आप, एक अप्लाई है एक ओके। अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, ये विंडोज की ओपन रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन आपको लगता है सही है तो क्या करोगे, ओके पे क्लिक करोगे तो ये विंडोज भी क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। रीजन डब्ल्यू को मैं थोड़ा सा आगे करती हूँ। ये होगा रीजन वाइज सेल्स। ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि हर एक लेवल को अलग अलग कलर दे सकते हैं। तो कलर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना? आप इसमें क्लिक करोगे देन चेंज कर सकते हैं, इस पे एक करके and दूसरे पे। तो आप देखोगे सबका चेंज होगा। तो कैसे करेंगे, पहले अलग अलग कलर रखना है तो हमें डिफाइन करना होगा किसके बेस पे कलर अलग अलग रखना है। हम देख रहे हैं कि चार रीजन है तो रीजन के हिसाब से अलग अलग कलर रखेंगे। इसी को क्या करेंगे, रीजन कहाँ गया, कलर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो उसमें क्या है कि फोर यूनिक वैल्यूज है, उसी के हिसाब से फोर कलर्स ले लिया। इसमें कुछ और भी अप्लाई हो रहा होगा सर, क्योंकि उस पावर बीआई में क्या है ना कि आपके पास अलग से विंडो रहता है फॉर्मेट का, आप उसमें से कलर चेंज कर सकते हो हर बार का अलग अलग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग या फिर आप सेलेक्ट करते हो और अलग अलग बार आप देखोगे ना, ऑल था सीरीज था, देन एक एक करके आप चेंज कर। अब ये क्या हो गया, हमारे पास अलग अलग कलर्स आ गए। अब इस कलर को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे, दोबारा कलर पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शंस आने लगेंगे, एडिट कलर। एंड देन आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। पहला आप अपने हिसाब से इसमें क्लिक करोगे, इसका क्या कलर रखना चाहते हो वो रख सकते हो, कि मैं इसको ग्रीन रखना चाहता हूँ। एंड देन अप्लाई करके ग्रीन कर सकते हो, ये ग्रीन हो गया। अगर इंडिविजुअली अपने हिसाब से चेंज करना है तो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, प्री डिफाइंड। ये दिख रहा है कि इतने सारे कॉम्बिनेशन प्री डिफाइन है जो मार्केट में यूज करते हैं लोग, जो ज्यादा पॉपुलर है आप उसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। तो आप कोई भी, अगर आपको ग्रेडियंट के बेस पे रखना है तो ग्रेडियंट के बेस पे कर सकते हो, अलग अलग कलर के बेस पे रखना है तो अलग अलग कलर के बेस पे। देन ट्रैफिक कलर। देन मैं क्या करना चाहता हूँ, ब्लू रेड और ब्राउन का कॉम्बिनेशन रखना चाहता हूँ। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन के आ रहे हैं। अगर आप ये रखना चाहते हो तो क्या करोगे, असाइन कर दोगे। जैसे असाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, दिख रहा है। एंड अप्लाई कर दोगे तो ये इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से हर एक चीज का कलर चेंज करेंगे। समझ में आया। अब इसमें आता है कि कौन सा, इस पे लेवल, जैसे हम लोग होवर लेके जा रहे थे तो ये टूल टिप्स है, लेकिन मुझे एक्चुअल अमाउंट इसके साथ ऊपर में दिखना चाहिए था एज ए लेबल्स। तो आपको यहाँ पे लेवल दिख रहा होगा, है ना। आप इसमें क्लिक करोगे तो टेक्स्ट कुछ नहीं है, ये क्लिक भी नहीं होगा कि हमने लेवल में अभी कुछ ऐड ही नहीं किया है। तो क्या करेंगे, लेवल में क्या दिखाना है आपको, सेल्स अमाउंट दिखाना है ना। तो बस सेल्स, इसको लेवल में ड्रैग एंड ड्रॉप। इसमें आपको सारी चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा या फिर राइट क्लिक करके। आप देखोगे ना इसका इंटरफेस एकदम क्या है, इजी है दिखने में। कोई भी चीजें आपको क्या है कि भरा भरा नहीं दिख रहा होगा। तो आप कैसे करोगे, एक इतनी चीजों उन्होंने डिफाइन किया, इसी के बेस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, मॉडिफाई कर रहे हैं। इसी के बेस पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग चार्ट्स डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास इतने ही प्री डिफाइन चार्ट्स हैं, अब इसी को अलग चार्ट्स में क्रिएट करना है तो यहाँ से क्या करोगे, मार्कर्स का यूज करोगे, इसी के बेस पे सारा चेंज होगा।
एंड देन यही इतने ही ऑप्शन से हम लोग डिजाइन करते हैं। डिजाइनिंग के लिए इतना ही है। अब उसमें स्पेसिफिक फॉर्मेट करना है, जैसे कि हमें के में दिखाना है तो क्या करोगे? क्या आता था? फीचर्स। पावर बीआई में कैसे करते थे के में चेंज करने के लिए? यूनिट आता था, तो वो सारी चीजें फॉर्मेट वाले चीजों में करते थे ना। तो आपको इसमें जिसका फॉर्मेट करना है, आप उसमें राइट क्लिक करोगे। इसका ये सिंपल लॉजिक है कि मान लो आपको इसको एडिट करना है, तो इसमें राइट क्लिक करोगे तो इसका फॉर्मेट आ जाएगा। अगर आपको इसको फॉर्मेट करना है, इस पर क्लिक करोगे तो इस पे आ जाएगा। देन आपको ये एक्सेस डिफाइन करना है, तो इसमें राइट क्लिक करोगे तो इसका क्या होगा? फॉर्मेट आ जाएगा। तो जिसको आपको एडिट करना होगा उसका फॉर्मेट आप क्या करोगे? उस पर राइट क्लिक करके ला सकते हैं। देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी क्या होगा? यही लेवल हमें यहाँ पे शो हो रहा है ना? तो अगर इसमें भी राइट क्लिक करोगे तो ये भी फॉर्मेट आएगा, ठीक है? तो इस फॉर्मेट पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास फॉर्मेट सेक्शन ओपन हो जाएगा, जिस तरीके से पावर बीआई में होता था। दिख रहा है? यहाँ पे आपको एक्सेस दिख रहा है और पैनल दिख रहा है। एक्सेस क्या होगा? ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कि आपको ये वैल्यू के बेस पे एक्स और वाई में कुछ करना है तो एक्सेस पे कर लोगे। ये दिख रहा है कि एक्सेस का फॉन्ट कलर क्या होगा? उसके सेटिंग, सेटिंग मतलब बैकग्राउंड। देन टिकट्स क्या होंगे? टिकट्स, इनके बीच का जो डिफरेंस हुआ, ये लाइन दिख रहा है वो, तो वो सारी चीजें आप दिखा सकते हो। इसको चेंज करो तो ये दिख रहा है, ये स्मॉल लाइन दिख रहा होगा इसके बीच पे। ये दिख रहा है ना, एक स्मॉल लाइन जो ब्लैक पे, इसको मैं कहता हूँ दूसरा बोल्ड। ये दिख रहा है, अच्छा कलर दिखेगा। रेड तो नहीं पता चल रहा है। चल रहा है आप लोग को? नहीं चल रहा। तो इसका मैं क्या करता हूँ ना, ये चेंज कर देता हूँ। एक्स, टिकट एक्स। नहीं आ रहा है क्या? जीरो लाइन, ग्रिड लाइन पे ऑप्शन ये रहा। ग्रिड लाइन नहीं, मुझे ये करना था, ये टिकट्स वाली लाइन। तो यहाँ पे टिकट्स तो है, लेकिन इसमें क्या है ना, उसका वेट नहीं दिया हुआ है। तो टिक्स है, तो हम लोग जो सी यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे थे वो भी तो हमारा क्या था? चला गया। एक्सिस और पेन था, तो हमने एक्सिस में ये सारा चीज किया, तो इसमें चेंज किया। ये टिप्स है, नहीं बस दिखाने के लिए कर रहा था मैं, कि आपको दिख जाए। बाकी उसका जो नंबर होगा वो फॉर्मेट में, जो के फॉर्मेट में दिख रहा है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देन फोन क्या होगा वो। देन इसमें आपको चार ऑप्शंस और भी मिल रहे होंगे। ये चार है ना, वो जब भी फॉर्मेट पे क्लिक करोगे वो हमेशा आएगा। तो जो पहला होता है वो टेक्स्ट के लिए होता है, ये दिख रहा है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे वो फॉन्ट है, कि कहीं पे भी कोई भी फॉन्ट होगा, आप उसमें कोई भी चीज अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें क्लिक करोगे। दूसरा क्या है? अलाइनमेंट। दिख रहा है? फॉर्मेट अलाइनमेंट, किसी का भी अलाइनमेंट आपको सही करना है तो आप इसमें से क्लिक करके कर सकते हो। तीसरा हमारे पास क्या है? सेटिंग, मतलब उसका बैकग्राउंड के कलर्स, डिजाइनिंग क्या होगा वो, तो वो सेटिंग में होगा। थर्ड वन क्या है हमारे पास? बॉर्डर्स, कि वो किसी के भी बॉर्डर में आपको कोई भी डिजाइन करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। देन लास्ट वन क्या है? कि फॉर्मेट लाइंस, क्योंकि आगे जाके हम लोग एनालिटिक्स लाइंस पढ़ेंगे कि एनालिटिक्स क्या होता है, उसके बेस पे सारी चीजें क्रिएट करते हैं। इसलिए हमारा क्या है? लाइन सारी चीजें दिख रहा है, कि जीरो लाइन, ट्रेंड लाइन, ग्रिड लाइन क्या होते हैं, रेफरेंस लाइन क्या होता है, वो देखते हैं। देन उसमें भी क्या है? हर एक के पास तीन ऑप्शन है, सीट का, रो का, कॉलम का, है ना? आप चाहे किसी में भी चले जाओ, सीट पे, रो पे और कॉलम पे। मतलब अगर आपको लगता है कि जितने भी फॉर्मेट इसमें दिए हुए हैं एक ही बार में चेंज करना है, तो क्या करोगे? सीट पे क्लिक करोगे और वहां से चेंज कर दोगे। तो सीट में जितने भी फॉन्ट होंगे, इसका सारा क्या होगा? एक ही बार में चेंज हो जाएगा जब सीट पे क्लिक करोगे।
फिर दूसरा क्या है, रो वाइज। क्या आप रो पे जाते हो, एंड देन रो वाइज में जो भी चीजें होंगी वैल्यूज, ये क्या हो गया, नॉर्मल वैल्यूज के लिए हो गया, ये टोटल के लिए होगा, ग्रांड टोटल के लिए होगा। तो आपका क्या होगा कि जो भी चीजें रो वाइज होंगी इस तरीके से, तो उसका वैल्यूज आप क्या कर सकते हो, रो पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो, मतलब डिजाइन। देन कॉलम वाइज डिजाइन चेंज करना है तो क्या कर सकते हो आप, कॉलम पे क्लिक करके देन कॉलम वाइज डिजाइन करो। तो ये तीन चीज आपको हर एक चीज पे मिलेगा। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, फोन का ही ले लेता हूँ, एंड देन सेंटर, ईस्ट, साउथ और वेस्ट है, उसका कलर चेंज करता हूँ। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली कॉलम वाइज है। तो हम कॉलम पे क्लिक करेंगे या सीट पे करोगे तो क्या होगा, जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, रेड कर देता हूँ। तो जितना भी था पूरे सीट पे क्या होगा, रेड हो गया। तो इसको बाय डिफॉल्ट ब्लैक रहने देता हूँ। अगर आप रोज पे करते हो तो क्या होगा, तो आपके रो वाइज जो डेटा थे वो क्या हो गया, टोटल आपका सारी चीजें रेड हो गई। देन आप कॉलम वाइज करोगे तो क्या होगा, सेम आपको कॉलम वाइज मिल जाएगा। इसको मैं रेड, तो कॉलम वाइज रेड हो गया। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअली डिजाइन कर सकते हो, और आपको लगता है पूरे फॉर्मेट एक ही रखना है पूरे टेक्स्ट का, तो एक ही भी कर सकते हो। देन इसमें डिफॉल्ट क्या है, टोटल क्या है, ग्रैंड टोटल क्या है वो पता है। टोटल और ग्रैंड टोटल क्या होंगे, बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि सेंटर का अलग देख रहे हो, इसका अलग देख रहे हो, इसका अलग देख रहे हो, इसका अलग देख रहे हो, वो टोटल हो गया। अब इसको जो सम अप करोगे उसका भी वैल्यू अगर साथ में दिखा रहे हो तो वो क्या होगा, ग्रांड टोटल होगा। तो इतना चीजें हो गया फॉर्मेट। आप जैसे बैकग्राउंड करना चाहो तो क्या करोगे, शेडिंग पे क्लिक करोगे, एंड देन शेडिंग में आप जो कलर लगाना चाहो लगा सकते हो। ये कॉलम वाइज था, तो कॉलम का ये हेडर है, ये हमारा डेटा था, इसको थोड़ा सा क्लियर रखो। तो ये क्या हो गया, जो कॉलम में था हमारे पास उनका क्या किया, हेडर्स और फुटर को क्या किया, थोड़ा सा बैकग्राउंड में कलर ऐड किया है। बाकी लाइन डिजाइन करने में तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लाइंस के कलर रख सकते हो। बाकी आपको क्या करना है कि लाइन रखने नहीं रखने, जैसे मेरे पास यहाँ पे ग्रिड लाइन हो रहा होगा, आप इसको क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। कैसे, तो आपके पास यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, नन का ऑप्शन दिख रहा होगा। नन पे क्लिक करोगे तो वो ग्रिड लाइन हट जाएंगे। अगर आप इसमें कोई भी ग्रिड लाइन रखोगे तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इसमें ध्यान रखना, ये हमारा हट गया। और कोई चीज है क्या, ये वाला सारे, कितना समझ में आया। देन ये हमारा सम पे है, फील्ड पे क्लिक करोगे तो रीजन वाइज है, क्योंकि इसमें क्या है, रीजन वाइज और सम है। तो हमारे पास दोनों चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे, कि जो हम लोग रीजन वाइज कर रहे थे वो इस तरीके से अलग अलग डिजाइन कर सकते हो पूरा टोटल ग्राफ को। दूसरा क्या था कि जो सम हमने यहाँ पे एग्रीगेट किया था, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, उसमें क्या करना चाहते हैं, डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे फील्ड्स दिखे, तो सम ऑफ सेल्स दिख रहा है, आप इसमें क्लिक करोगे तो सेम चीजें इसमें भी आएंगी, है ना। ये चारों इसमें आ रहे हैं, पहला है इसमें सारों चारों चीजें आ रही हैं। दूसरा आपको एक्सेस और पैनल मिल रहा है। पैनल मतलब क्या होगा, जो इंडिविजुअल सिर्फ इसके लिए होगा, तो इसमें आपको नंबर फॉर्मेट दिख रहा होगा, फॉन्ट पता है, अलाइनमेंट पता है, तीसरा हमारा उसका नंबर फॉर्मेट है। तो क्या करते हो, क्लिक करते हो, एंड देन सेम आपको एक्सेल का फील आ रहा होगा यहाँ पे, एक्सेल में इसी तरीके से दिखता था। देन इसमें क्या है कि आप कर सकते हो, करेंसी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, सारा चीज डिफाइन है। दूसरा आप कस्टम कर सकते हो, कस्टम मतलब करेंसी में रखना है ना, ये करेंसी ये तो है, सेल से तो अमाउंट है, तो अमाउंट करेंसी में रख सकते हैं। पहला है डेसिमल कितना रखना चाहते हो। देन नेगेटिव वैल्यूज रहेगा तो आप किस तरीके से दिखाना चाहोगे, माइनस पहले दिखाना चाहोगे, ब्रैकेट में दिखाना चाहोगे, किस तरीके से, तो ये फॉर्मेट है उसका। देन यूनिट, कि आप यूनिट में क्या रखना चाहते हो, ये रखना चाहते हो तो आप ये लगा सकते हो। देन आपके पास क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है कि आप यहाँ पे रुपीज रखना चाहते हो या फिर अलग सिंबल यूज, तो मैं इसको डॉलर पे दिखा देता हूँ बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स सुफिक्स समझ में आता है ना क्या होता है, और स्टार्टिंग में लगता है। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मेट चेंज हो गया। नहीं, बहुत लोग भूल जाते हैं, देखो भूलना कोई बड़ी बात नहीं है, कि बताने के बाद देखना ना पड़े, इंडस्ट्री में जाओगे तो सारी चीजें भूल जाओगे। कि
क्यों? क्योंकि जिसमें काम रहेगा वही सिर्फ याद रहेगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? चीजें क्या होते हैं, लॉजिक। अगर आप लॉजिक आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, उसका फॉर्मेट कहीं से भी ला सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट इंटरनेट में इजिली मिल जाता है। तो आपको बस लॉजिक पकड़ना होता है कि आप क्या लॉजिक यूज करते हो। इसमें भी अगर मैं भूल जाऊंगा तो कौन सी चीजें कहाँ पे हो सकती है, तो मुझे बस इतना है कि इनमें क्या है कि बहुत सारी चीजें राइट क्लिक पे है। तो मैं हिट एंड ट्रायल कर सकता हूँ, राइट क्लिक करूंगा तो मुझे ऑप्शंस कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम टेकन रहेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लगेगा, देन मुझे पता चल जाएगा कौन सी चीजें कहाँ पे मिल रही है। अंदर इसी की बेस पे क्या होगा, नया टूल मिल जाएगा। तो उसमें भी हमें पता है कि कौन सी चीजों का क्या काम है। बस मुझे क्या करना है, उस वाले टूल्स में जाके देखना है कि वो कहाँ पे है। बस लॉजिक याद रखना होता है। बाकी टूल्स तो आप प्रैक्टिस से सीखते हो। और क्या था हमारे पास, नंबर फॉर्मेट हो गया, अलाइनमेंट हो गया, वो सारी चीजें। ये हमारा बेसिक्स एक चार्ट क्रिएट हो गया। आप इसके बैकग्राउंड का कलर रखना चाहते हो तो क्या करेंगे, आप इसके फील पे जाओगे, देन पूरे सीट पे फिल करना है तो क्या करोगे, पैनल और इसका कलर करोगे। तो आपको कुछ इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से इसका पैनल का कलर। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, शेडिंग यूज किया। शेडिंग में क्या, पूरे सीट पे करना है, तो मैंने पूरे सीट का किया। देन क्या किया मैंने, कलर यूज कर दिया। इसमें क्या है कि 2-3 बार आप खुद से प्रैक्टिस करो तो आपको स्टेप सारी चीजें हो जाएंगी। तो एक बार खुद से इतना कर लो जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट अलग ग्राफ पे देखेंगे।
इन फ्यूचर क्या क्या चीजें आपको करनी है। या अब क्या है जो हमारे पास ये इसके कलर को चेंज करना है या फिर इसके फॉन्ट फैमिली को मतलब थोड़ा सा बोल्ड करना है। कैसे करेंगे? Okay. नहीं, विदाउट इंटरनेट ही चलता है। क्या इशू आ रहा है? इंस्टॉलिंग। अच्छा, ये मांग रहा है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल्स का होना चाहिए। इंटरनेट है वो? यहाँ का इंटरनेट क्या है? डाउनलोड हो रहा है। वो क्या है ना कि जब आर्किटेक्चर नया आता है ना, मतलब नया सिस्टम रहता है तो उसमें क्या रहता है, पहले से इंस्टॉल करना पड़ता है C++। ठीक उसी के बिहाइंड द ये टॉप में चलता है सारी चीज़। तो भाई इंस्टॉल डाउनलोड होता है तो थोड़ा सा क्या था, नेट स्पीड का था आपका, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। किया? कैसे किया? ये है ना, फॉन्ट में अलाइनमेंट में वो चीजें कर सकते हैं। देन दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि आप यहाँ पे टी दिख रहा होगा, ये टी दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। कि जो आपको टी पे दिखेगा आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, सेम चीजें यहाँ पे भी दिख रही होंगी। टेक्स्ट क्या है, फॉन्ट क्या होगा और उसके ऑटोमेटिक और अलाइनमेंट क्या रखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसको क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना चाहो तो कर सकते हो, इसके कलर को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने इसको क्या कर दिया, लाइट है तो डार्क ही दिखेगा इस पे सही से। तो ये मैंने डार्क कलर ले लिया। एंड देन यहाँ से फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो, एंड देन अप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हो गया। तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके इस थ्री डॉटेड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी एडिट कर सकते हो लेबल्स। ठीक है, लेकिन वो किसका होगा, जो यहाँ पे टेक्स्ट में दिखेगा, मतलब एज ए लेबल जो दिखेगा उसी का कर सकते हो, सबका नहीं होगा। सबका करने के लिए फिर क्या करते हैं, उसमें राइट क्लिक करते हो, उसका फॉर्मेट ओपन करते हो एंड देन एडिट कर सकते हो। हाँ? इसका सिंटैक्स ऐसे होगा कि आप ब्रैकेट देते हो, ये ग्रेटर देन और लेस देन का, एंड देन फंक्शंस का नेम और उसके अंदर वैल्यू। ब्रैकेट हटा दिया था। ये बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन है ना, इसलिए। तो आप जब भी वैल्यू टेक्स्ट दिखाना चाहोगे तो इसी तरीके से लिखना पड़ता है। तो वो आगे बता देंगे। ये आ गया। देन अलाइनमेंट सेट करना, तो आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, या फिर आपको सेंटर करना है। तो आप देखोगे ये हमारा क्या है, राइट साइड पे है। देन आप इसको लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हो या तो फिर सेंटर में भी रख सकते हो। देन यहाँ पे क्या है, डायरेक्शंस। आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, इनके डायरेक्शंस भी चेंज कर सकते हो। हमारे ख्याल से यही है, ठीक है। एंड देन वर्टिकल आप किस हिसाब से रखना चाहते हो, कि आप इसके मिड पे रखना चाहते हो, बॉटम पे रखना चाहते हो, या फिर टॉप पे रखना चाहते हो। ठीक है। देन रैप टेक्स्ट क्या होता था वो तो पता है, एक्सेल का कॉन्सेप्ट क्या करता था, उसको जितना स्पेस चाहिए था वो ऑटोमेटिकली ले लेता था। उसको उस सेल के अंदर जितना जगह लेना होगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, तो ये आप ऑफ ऑन कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक रख सकते हैं। नीचे ले आता था क्योंकि वो क्या करता था ना, रो वाइज पे ही ज्यादा फोकस करता, कि रो वाइज वो कर सकता, तो रो वाइज को ही नीचे कर देता था, अपने आप को एडजस्ट कर।
तो आपको क्या दिखेगा, इधर से विड्थ ही बढ़ जाता था, सॉरी हाइट बढ़ाता था वो, विड्थ नहीं बढ़ाता था। तो वो चीजें कर सकते हैं। एंड और क्या था, देन यहाँ पे क्या है, कुछ स्पेशल वैल्यूज भी लिखा हुआ है, दिख रहा है कि अगर आपके पास क्या है, कुछ स्पेशल वैल्यूज है तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कि जैसे नल वैल्यूज है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नल लिख सकते हो, उसकी जगह पे जीरो लिखना है तो जीरो दिखा सकते हो, कि जहां जहां नल दिख रहा है उसकी जगह पे क्या दिखा दो, जीरो दिखा। तो वो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं डाटा इंडिकेटर्स, बाकी चीजें ब्रेक पॉइंट्स। और कोई चीज है क्या इस पे, मतलब मिनिमम इतना चीजें होनी चाहिए। आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सिस डिफाइन। अब इसमें से क्या करना है, एक्सिस को आपको एडिट करना है, इसका जो रेंज है मुझे चेंज करना है। जो 100K का डिफरेंस है ना, मुझे क्या करना है, 50-50 का डिफरेंस रखना है। ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, कि जो जो ये वैल्यूज दिख रहा है, तो मुझे पता है ये सेल्स है और ये क्या है, रीजन है, तो ये दोनों नेम मैं हटाना चाहता हूँ। ये भी तो करेंगे कि क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि हमने क्या लिखा है, टाइटल में ही लिख दिया रीजन वाइज सेल्स है। तो कोई भी बता सकता है कि रीजन कौन सा होगा, सेल्स कौन सा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके एक्सिस को एडिट कर सकते हैं, है ना। तो एडिट करने के लिए क्या करना होगा, राइट क्लिक, राइट क्लिक दिख रहा होगा, फॉर्मेट है, या तो फिर इसमें नहीं क्लिक हुआ क्या, इसमें नहीं क्लिक हो रहा तो इस पे क्लिक करो, क्योंकि ये है इसी का एक्सिस है ना। तो आप इसमें क्लिक करोगे तो एक्सिस आएगा कहीं ना कहीं। नहीं दिख रहा है क्या, एडिट एक्सिस दिख रहा है। फॉर्मेट में तो हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये टेक्स्ट को हाइड करना है, ये टेक्स्ट है ना। हाँ ये तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे देखना था कि एडिट एक्सेस आता है, ये नहीं आता है। जैसे इधर क्लिक करोगे ना तो इसमें आ जाएगा, दिख रहा है। इसमें क्या है कि रेंज है, इसलिए क्योंकि मुझे रेंज को भी डिफाइन करना रहता है, इसके हेडर्स को भी शो करवाना नहीं करवाना वो भी करना रहता है, तो आप कर सकते हो। तो इसमें डायरेक्टली आपके पास आ रहा है कि इसके लेवल्स को हाइड कर सकते हो। और इधर जब भी आप क्लिक करोगे एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक नया इंटरफेस ओपन होगा। इसमें जेनरिक और टिक्स मार्क्स है। इसमें पहला दिख रहा होगा रेंज, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या डिफाइन करता होगा। ये जो वैल्यूज है वो मीन कितना होगा, मैक्स कितना होगा, वो डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या है, अलग अलग टाइप, पहला ऑटोमेटिक होगा कि वो ऑटोमेटिकली फेच कर ले। दूसरा क्या है कि आप यूनिफॉर्म रखना चाहते हो, मतलब सारे रोज का वैल्यूज एक रख सकते हो आप, कि यूनिफॉर्म होगा अपने हिसाब से। दूसरा क्या होगा हमारे पास, इंडिपेंडेंट एक्सेस, कि अपने हिसाब से हर एक का वैल्यूज डालेगा, कि जहाँ पे जो डेटा है उसके हिसाब से करेगा। अगर जैसे तो सबका सेम ही आ रहा है ना अभी। एंड देन होता है कस्टम। तो अब ज्यादातर काम किस में करोगे, ऑटोमेटिक पे या फिर कस्टम पे। कस्टम पे क्या करना होगा कि आप अपना स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, ये दिख रहा है। दूसरा हमारे पास इसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप इसमें से क्या कर सकते हो, एक को ऑटोमेटिक रख सकते हो कि स्टार्टिंग हमारा ऑटोमेटिकली जहां से है वहां से होगा, देन दूसरा फिक्स कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको फिक्स रखेंगे और एंडिंग पॉइंट को ऑटोमेटिक करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा वैल्यूज बढ़ते जा सकता है ना, जैसे जैसे डेटा आएगा तो इसको हम लोग ऑटोमेटिक पे रख देंगे, तो जो वैल्यूज है वो दिख जाए। ये और क्या कर सकते हैं, नहीं है। देन यहाँ पे क्या आपके पास एक्सेस का टाइटल है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेल्स है, तो आप क्या कर सकते हो, सेल्स, या फिर इसको हाइड करना चाहते हो तो इसको हटा सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, हट जाएगा। एंड देन कुछ डिफाइन करना चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, टाइटल हो गई। देन आपके पास है टिकट्स, इस पे इतना ही है। स्केल का, स्केलिंग का मतलब क्या होता है, एक रेंज में डिफाइन करना। जैसे कोई भी वैल्यूज को 0 से 1 के बीच में लाना है तो क्या करना होता है, कि मेरे पास क्या है, तीन नंबर्स हैं, 75 है, 80 है, और ये हमारे पास क्या है, एक 100 है। अब इन तीनों को क्या करना है, पॉइंट में लाना है। कैसे लाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे डिफाइन करोगे इसका। मैथ्स में लॉजिक होता है थोड़ा सा, कोई भी वैल्यूज को 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट करना है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट में,
तो जो उसका मैक्सिमम वैल्यू है उससे वो डिवाइड कर दो बस। तो ये 75 है, उसको 100 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, 0.75 आएगा। 80 है तो उसको क्या करो, उससे डिवाइड कर दो तो 80% आएगा। देन 100 है तो 100 से 100 को डिवाइड करो, कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका जो रेंज है 0 से 1 के बीच में चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये मैथमेटिकल है जिसको मीन मैक्स स्केलर हम लोग आगे जाके। हाँ, 75 है, 80 है और 90 है। अब इसको चेंज करना होगा पॉइंट में, तो कैसे करेंगे, 0 से 1 के बीच पे। तो 90 से आप सबको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा है और भी स्मूथ रखना है तो क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला ही होता है जिसको बोलते हैं मीन मैक्स स्केलर। स्केलर तो बाय डिफॉल्ट काम करता है। पहला वो तरीका हो गया। दूसरा, आप इसको रिवर्स कर सकते हो, मतलब वो चेंज नहीं करेगा, सिर्फ रिवर्स करेगा। स्टार्टिंग हमारा 0 से है तो स्टार्टिंग क्या होगा, 9K से होगा। तो ये कुछ इस तरीके से। दूसरा हमारे पास क्या, लॉग। लॉग का केस बताओ, ये क्या करता है, पता है ना लॉग। ये हमारे पास क्या था, रिवर्स का है, तो रिवर्स का कुछ इस तरीके से चार्ट दिखेगा। देन लॉग में हमारा क्या होगा, वैल्यू दिख रहा होगा 1 से 1000 के बीच पे ही है। रेंज शॉर्ट हो गया। इससे पहले हमारे पास कितना था, 9K तक का था। तो लॉग में क्या करता है बेसिकली, पढ़ा नहीं है क्या, जैसे बोलते हैं लॉग 10 ऑफ 1000। बेसिकली ये समझो कि आपके पास जो भी 10th और 11th के बीच में होता है, बहुत सारे स्कूल्स में 10th में ही पढ़ा देते हैं। जैसे आईसीएसई बोर्ड पे जाओगे 10th में, सीबीएसई में 10th में पढ़ा देते हैं। लेकिन स्टेट बोर्ड पे जाओगे तो ये 11th में रहता है। आप लोग का कौन सा बोर्ड था, सीबीएसई में था। ये पहले का ही था। सिंपल सा है कि आप क्या करते हो ना, जो रेंज है आपके पास उसको क्या करते हो, 10 के मल्टीपल्स में क्या करते हो, बना के रखते हो। तो इसको 10 के मल्टीपल में डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा। हाँ, कि अगर बेस 10 है, 10 का अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 के मल्टीपल्स में रखते हैं। अगर 3 रहता तो 3, तो हमारा ये कितना जाएगा, मान लो ये 10K है तो कितना जाएगा, इतना ही होता है ना 10K। तो कितना होता है, ये हो गया ना, कि एक और होगा, कितना है, 10 लाख हो गया। चलो ठीक है। अब इसी को क्या कर सकते हो आप, लॉग में लिखना है तो क्या लिखोगे, नहीं जितना 1 2 3 4 5 6, 6 बोलेंगे इसको। लॉग में इसको 6 बोलेंगे। और रियल में ये क्या है, 10 लाख है। मतलब जो जितना पावर में है वो, तो 10 टू द पावर 6 होगा। अगर आप इसको लिखते हो तो 10 टू द पावर 6 लिखोगे। और इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में जैसे कन्वर्ट करते हैं तो 6 आपको रिटर्न होता है। तो आपका जो वैल्यूज होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बहुत ज्यादा ही डिक्रीज हो गया ना। अगर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी होगा। कहाँ हम लोग 10 लाख को किसी से मल्टीप्लाई करो, 10 लाख को आप 5 से या फिर 52 से मल्टीप्लाई करो तो आपको टाइम लगेगा। लेकिन यही मैं बोलूँ 52 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो आप इजिली कर सकते हो। जैसे ही डेटा आ गया, मान लो कुछ आ गया, कितना गया, 30 के आसपास में आ गया। एंड देन फिर इसको क्या करोगे, रिवर्स कर दो लॉग के साथ, तो जो एक्चुअल वैल्यूज है वो मिल जाएगा। सिंपल, अगर मान लो लोग 3 बोल रहे हैं, लोग 10 बेस 3 है, इसका बेसिकली मीनिंग हो गया 10 टू द पावर 3। समझे, अगर मैंने बोला कि 10 टू द पावर 3 है तो इसका लॉग कितना होगा, तो इसका लॉग होगा 3। जो इसका पावर होगा वही उसका लॉग का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है? तो जो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे शो होगा वो वैल्यू होगा लॉग में, कि लॉग में क्या वैल्यू हो सकता है। तो जैसे हम लोग लॉग पे करियर कन्वर्ट करते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये 10,000 तक जाता है। कितना जा रहा है, 10 नहीं, ये जो भी है इसके पास वैल्यूज, रेंज जा रहा है ना।
तो वही क्या है, 10 के बेस पे चला गया सारी चीजें, कि सबको आप 10 पे ही देखोगे, कि आपको जितनी भी चीजें दिख रही है वो सारा 10 के बेस पे ही दिख रहा है। इसको 2 के बेस पे भी रख सकते हैं, 3 के बेस पे भी, 5 के बेस पे भी। 2 के बेस पे कहाँ रखते हैं, जहाँ पे बाइनरी का काम होता है। सिंपली आप समझो, जो लॉग होता है वो कुछ नहीं, बेसिकली वो पावर होता है, जो पावर का वैल्यूज होगा वही उसका लॉग होगा। मैंने यहाँ पे दिखाया ना, मैंने बोला log 3, इसका एक्चुअल वैल्यूज क्या होगा वो बताओ, तो क्या होगा, 10 × 10 × 10 होगा एक्चुअल वैल्यूज, जो भी होगा ये हो गया। मैंने बोला log 2 3, इसका क्या होगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 था, यहाँ पे 2 है। मैंने बताया ये बेस पे डिपेंड करता है। बेस मतलब ये जो पावर जा रहा है वो बेसिकली इसका जाएगा, तो यहाँ पे 10 है तो 10 का पावर कर रहे हैं, यहाँ पे 2 है तो क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 करेंगे, तो ये 8 होगा। समझे। तो लॉग में दो चीजें इंपॉर्टेंट रहता है, कि उसका बेस क्या है, उसका पावर क्या है, उसके हिसाब से आप वैल्यू निकालते हैं। ठीक है? तो इसके क्या है, कुछ फिक्स रूल्स होते हैं, उसको आपको याद रखना होता है। ये समझ में आया, यही होता है लॉग। और यही चीज हमें क्या होता है, कैलकुलस में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि इससे आपका वैल्यूज बहुत छोटा हो जाता है, देन आप तुरंत कैलकुलेट करके क्या करते हो, चीजें लाते हो। तो यही क्या है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका फंक्शंस बना हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हो। इसका यूज केस अभी हमारा नहीं है। देन टिकट्स है। टिकट्स में क्या है, मेजर्स। अच्छा टिकट्स, टिकट्स याद आ जाता है मुझे बार बार। कोई नहीं, शब्दों को देखो, नहीं क्या बोलते हैं, भावनाओं को देखो, शब्दों में क्या रखा है। ये टिकट्स है, एक मेजर है एक माइनर है, जो एक्चुअल में वैल्यू सो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं टिप्स। ये समझ में आया। देन आपका एक मेजर है तो माइनर है। तो मेजर जो एक्चुअली में दिख रहा है वो क्या हो गया, मेजर हो गया। हर एक के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 के, मतलब 1 लाख है। 10 के का मतलब क्या होगा, 1 के है ना। अच्छा, 100 होगा डिफरेंस दिख रहा है, 100 के इक्वल टू 1 लाख। तो यहाँ पे आप दिखा हुआ इनका इंटरवल क्या रखा है, 1 लाख है। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए क्या करना होगा, कि आप अपने हिसाब से फिक्स कर लोगे। 0 से स्टार्ट होगा, और इसको मैं क्या करता हूँ, 1 लाख की जगह पे 50,000 रखता हूँ। ये मेरा 50,000 ये आ गया। तो आपका रेंज देखोगे 50-50 में आ गया, कि पहले 50 आया, 100 आया, 150 आया, इस तरीके से आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से कस्टम रेंज डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कस्टम वैल्यू जो आपको शो करवाना है सीक्वेंस पे। तो अभी हमारा 1,000 ही सही था, 1 लाख ही, एंड एंटर। तो ये क्या है, थोड़ा सा आपको क्या दिखता है, क्लीन दिखता है। दूसरा हमारे पास क्या है, मेजर, सॉरी माइनर। माइनर में क्या होगा, कि इनके बीच में भी आप क्या करते हो, पार्टीशंस करते थे, जो स्केल पे रहता है, बचपन में देखते होगे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रहता है, 1 मीटर, 2 मीटर रिवर, इसके बीच में क्या रहते हैं, 100 सेंटीमीटर रहते हैं। तो इस तरीके से नीचे क्या रहता है, लाइन ड्रॉ रहता है। इसके मीनिंग से क्या समझ जाते हो, कि उसमें कितना होगा, 10-10 का गैप रहता है, तो कितने रहते हैं, 10 रहते हैं, मतलब ये 10 सेंटीमीटर हो गया। देन ये भी 10 सेंटीमीटर का गैप रहेगा, 10 10 10 10, ये स्मॉल डिफरेंस। तो जो हम लोग इसके बीच में भी और भी डिफरेंस रखते हैं, उसको बोलते हैं माइनर। इसको और फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, तो वो, तो हर एक के बीच में कितना है, कि 1 लाख का डिफरेंस है, और उसके बीच में हम लोग कितना लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, 10। तो कितने का इंटरवल बनेगा हर एक का, 10,000 का बनेगा, है ना? तभी तो 1 लाख बनेगा। ये 1 लाख है, तो ये 10,000 है, तो टोटल इसके बीच में कितना लाइन बनेगा, 10 लाइन, इस तरीके से स्मॉल स्मॉल बनेंगे। तो ये क्या करते हैं, हम लोग मेजर्स करने के लिए करते हैं, बचपन से ही करते आ रहे हैं, है ना, स्केल में भी रहता है। तो वही चीजें हैं, ये मेजर हो गया जो आपको दिखता है एक्चुअल में, और माइनर जो होता है आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते, लेकिन वो क्या होता है, उनके बीच का इंटरवल होता है। ये समझ में आया इतना, 5 बज गए इतने में ही, बाकी कोई नहीं, आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी ये डिजाइनिंग का ही पार्ट था। नेक्स्ट क्लास पे क्या करोगे,
बस क्लिक करोगे अलग अलग आएगा, उसमें किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं फिर देखेंगे। अलग अलग चार्ट्स में किस तरीके से डिजाइन करेंगे ना, बन जाए तो बताना। बाकी सबका मैंने मॉक लिया था। पहला कम्युनिकेशंस पे काम करना है बहुत लोगों का। नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट क्लास पे उनका प्रेजेंटेशन आपका इस तरीके से रहेगा कि डेली हाफ एन आवर प्रेजेंटेशन चलेगा क्लास चलने के बाद। अगर बन गया है तो कल से जो जो है वो दे सकते हो। क्या गैप है? हाँ, तो आपने पीपीटी नहीं बनाई क्या आप लोगों ने कभी? नहीं, पीपीटी होता है कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे इसलिए कि आप यहाँ पे अगर बाई चांस कभी कभी क्या होता है भूल भी जाते हो, तो आप की पॉइंट देख के क्या कर सकते हो बता सकते हो। तो वो होता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो कल छोड़ के परसों बाकी जिनका बनेगा वो बता सकते हो। एक क्लास के 30 मिनट्स आपको देने रहेंगे। 30 मिनट से फिर 1 आवर कर लेंगे जो भी रहेगा। टॉपिक कुछ कंप्लीट करेंगे, देन क्या रहेगा आपके पास पीपीटी भी चलेगा सारी। अब दिखाना कैसे है, पीपीटी में क्या क्या इंक्लूड करोगे वो थोड़ा सा बता देते हैं। सैंपल भेजा था, देख लेते हैं ना। हाँ वो भी बता रहे हैं। जब भी आप प्रोजेक्ट डिफाइन करते हो तो ये 7 पॉइंट होंगे, उसको आप हमेशा क्या करोगे, यूज करोगे। कर दिया था। ये तो है। ये क्या होगा, हर एक प्रोजेक्ट के लिए सेम होगा। तो जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो वो एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ के, मतलब बिना देखे भी बोल सको इतना होना चाहिए कैपेबल। प्रोजेक्ट का नेम, देन उसका ऑब्जेक्टिव, आपके प्रोजेक्ट क्यों बना रहे थे, किस बिजनेस के लिए बना रहे थे, देन क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, देन कहाँ से डेटा लाया है और क्या क्या डेटा है ब्रीफ में एकदम। देन फिर क्या करते हो, टारगेट ऑडियंस अगर बना भी रहे हो तो किसके लिए बना रहे हो तो वो बताते हो। देन क्या करते हो कि उसमें क्या क्या फीचर्स आपने ऐड ऑन किया है, कि बेसिकली आप क्या क्या दिखा रहे हो, बार चार्ट दिखा रहे हो तो उसमें क्या है, देन आप डोनट बता रहे हो तो उसमें क्या है, टेबल है तो उसमें क्या है। तो क्या करते हो ब्रीफ में बता देते हो। देन फिर क्या रहता है कि आप किसके मदद से ये सारी चीजें की हो, एंड देन स्कोप कि इनका यूज केस क्या होगा रियल वर्ल्ड में। देन लिमिटेशंस कि कहाँ पे ये सही से काम नहीं करेगा, या फिर क्या है कि इसको हम लोग फर्दर और भी कहीं पे यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है ये लिमिटेड है, बेस्ड ऑन द डेटा भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द आपका विजुअलाइजेशन हो सकता है, या बेस्ड ऑन द नॉलेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन फिर क्या करोगे, फाइनल यही कि ये डैशबोर्ड बन गया। अब उसके बेस पे कंपनी को क्या फायदा हुआ, तो ये आउटकम आपके पास होना चाहिए। देन आप अपने हिसाब से कोई सजेशन देना चाहते हो, कि जरूरी नहीं कि जो डेवलपर है वो सजेशन नहीं दे सकता है, वो अपने हिसाब से सजेशंस भी देता है कि ये चीजें अगर आप इंक्लूड करते हो तो क्या होगा कि आपकी इन चीजों पे इंप्रूवमेंट होगा, या फिर आप अच्छे से ट्रैक रख पाओगे। तो ये चीजें आप क्या करोगे, 8 पॉइंट्स है, इसमें से मिनिमम 7 है, 8 भी रखोगे। 8 रखने से क्या फायदा होता है कि आप थोड़ा सा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी करते हो। बेसिकली आप जो डेटा यूज कर रहे हो उसका क्या पर्पस होगा बिजनेस में, तो आपका थोड़ा सा माइंड क्या होता है, खुलता है। तो ये 8 पॉइंट है, ये आप अपना पीपीटी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। सीक्वेंस में मैम, इसमें क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे कुछ। ये दिख रहा है कि फैकल्टी आपसे इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछेगा पीपीटी में। पहला क्या रहेगा, सिंपल सा कि आप अपना ब्रीफ बताओ प्रोजेक्ट। दूसरा क्या हो सकता है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो इस डैशबोर्ड के थ्रू। तो आपने जो 8 पॉइंट लिया था ना, उसी में से क्वेश्चन है ये, कर देखोगे तो एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने डेटा कहाँ से यूज किया था और कैसे प्रिपेयर किया है। देन फिर क्या है कि क्या ऑडियंस है आपका डैशबोर्ड का, कि किस ये डैशबोर्ड कौन यूज करेगा रियली में। तो उसी का क्वेश्चन हमने बना दिया है बस। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। आउटकम क्या होगा, डैशबोर्ड इजी टू यूज किसी के लिए है
क्योंकि उसको तो डेवलपर का नॉलेज है नहीं, तो वो इजिली कैसे यूज कर सकता है नॉन टेक्निकल बंदा, वो भी थोड़ा सा क्या करना होगा, आपको फोकस करके चलना होगा। देन आपको क्या चैलेंज फेस हुआ कि डैशबोर्ड कोई भी चीज हम लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है, मतलब इशू आता है, तो उसमें आपने कैसे सॉल्व किया, स्टेप बता सकते हो, या तो फिर आपने किस तरीके से हेल्प लिया इंटरनेट का, जो भी है आप बता सकते हो। देन क्या है कि फ्यूचर में इसको और भी चीजें इंप्रूव करनी होंगी, तो क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चन इसी में आप, बाकी इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन आपका रटा हुआ होना चाहिए, क्या, सेल्फ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शंस में क्या क्या चीजें होती है। हम्म, हम्म, आधार कार्ड। आधार कार्ड क्या करेगा वो। एक रफ आइडिया दे देते क्या क्या चीजें होंगी। इंट्रोडक्शंस में पहला आपके पास होगा नेम, बेसिकली आपका पता था, लेकिन आप क्या करते हो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो नेम के साथ। देन सेकंड आपके पास क्या होगा, लोकेशन होगा, आपका जहाँ पे होम लोकेशंस बताओगे। देन अगर बताते हो तो ठीक है, देन करंट, करंट लोकेशन। देन अभी आप क्या कर रहे हो, करंट लोकेशन में है तो फिर कुछ तो कर रहे हो। देन परसुइंग है तो परसुइंग बोलोगे। व्हाट, जो आप रियल इंटरव्यू में बोलोगे वो। देन आप क्या कर रहे हो वो बताओगे। अगर ये नहीं बताना चाहते तो क्या कर सकते हो आप, एजुकेशन डाल सकते हो, कि आप एजुकेशन पहले बताओगे कि आपने यहाँ से ये सारी चीजें की है, एंड फिर बताओगे आई एम करंटली परसुइंग, देन या फिर क्या बोल सकते हैं, आई एम करंटली डूइंग अ जॉब, किस सेक्टर में है और आपका क्या काम है, आप क्या कर रहे हो। और इसी में क्या करोगे, एक्सपीरियंस ऐड कर दो कि आप कितने साल से कर रहे हो, जैसे क्या कर रहे हो वो बता दोगे। देन ओवरऑल बता सकते हो। तो इसका सीक्वेंस इस तरीके से रखते हैं, पहला बताते हो आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है, आप किसी भी फील्ड में रहो, आपको ये बताना पड़ता है। आप बोलते हो कि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, देन करंटली आप क्या कर रहे हो वो बताते हो, और इसमें कितना एक्सपीरियंस। फ्रेशर्स है तो फ्रेशर्स में क्या रहता है कि आप ये इंक्लूड नहीं करो, आप बोलोगे करंटली आई एम वर्किंग, आप बोल सकते हो। देखो इसमें दो चीज के होता है, कि आप प्योरली न्यू हो और किसी डोमेन पे जा रहे हो, लेकिन वो डोमेन आपके लिए नया नहीं है। जैसे आप क्या करते हो, बैंक में काम कर रहे हो, तो वो बैंकिंग सेक्टर में आप शुरू से काम कर रहे हो, तो बैंक से रिलेटेड जितना डेटा होगा आपका नॉलेज है ना, तो आपके पास डोमेन नॉलेज है, आप उसी को क्या करो, ये टूल है, टूल से एनालाइज करोगे बस, लेकिन एनालिसिस का स्किल आपके पास तो पहले से ही था, है ना, तो वो डोमेन नॉलेज है तो आप इंक्लूड करोगे, वो आपका इंक्लूड होगा हमेशा। हाँ कि आप, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे बोला ना कि आप अगर काम कर रहे हो तो वे मेंशन करते हो, पहला होता है एक्सपीरियंस और एक होता है रिलेटिव एक्सपीरियंस, कि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है, और दूसरा इस फील्ड में रिलेटिव एक्सपीरियंस कितना है। तो ये दोनों चीजें, तो रिलेटिव नहीं बताते, एक्सपीरियंस से बताते हैं। अगर आपको लगता है कि रिलेटिव मेरे पास है तो बता सकते हो, आपके पास नहीं तो क्या करोगे, इसको स्किप करोगे बस। तो एज ए इंटर्न कर सकते हैं यहाँ पे, कि करंटली आई एम डूइंग इंटर्नशिप्स एंड इट इज कंप्लीटेड फ्रॉम लास्ट मंथ। देन उसमें आपने क्या किया था, अगर ये रिलेटेड है तो ठीक है, अगर रिलेटेड नहीं है तो क्या करोगे, तो आप बताओगे आप परसुइंग करते हो, परसुइंग में क्या रहेगा, कोर्स रहेगा, कोर्स में भी स्किल्स रहते हैं, और आप कहीं पे भी काम करते हो वहां पे भी स्किल्स रहते हैं, तो स्किल्स बताओगे जो रिलेटेड होंगे, मतलब सारा बताओगे, उसमें से क्या रहेगा। अगर ये पावर बीआई का है तो क्या करोगे, आई हैव कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट
तो बेसिक्स ओवरव्यू दोगे प्रोजेक्ट का। इधर देख लो, अगर आपके पास क्या है, वर्किंग हो, तो वर्किंग में भी आपके पास कोई स्किल्स होगा जो क्या होगा, इससे अलाइन कर सकते, तो वो स्किल्स बताओगे। अगर आप क्या परसुइंग हो, मतलब कोई कोर्स लिए हो, तो कोर्स में भी क्या स्किल्स ही सीख रहे हो, तो वो स्किल्स बताओगे। देन स्किल्स के बेस पे आप क्या उसमें से कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो वो बताओगे। नहीं, जैसे I'm currently pursuing on the data science course where I have learned the SQL, Excel, Power BI, Tableau, and Python. And apart from this, I'm continuously develop a project on Power BI where I solve the business problem Amazon sales. And the increase the after creating the dashboard, the sales will be increased by 8% या 10%। मतलब जो भी उसका आउटकम रहेगा वो बता दो। पहला कि हमने पावर बीआई से बनाया, किस बिजनेस के लिए बनाया, और उसका आउटकम क्या है, एक ही लाइन में बता दिया। तो इससे क्या होता है कि चीजें आपको पता चलता है कि आप जिस जॉब रोल के लिए हो वो थोड़ा सा परफेक्ट हो जाता है। तो आप प्रोजेक्ट बताते हो और उसका बेसिक्स मतलब इंट्रो टाइप का देते हैं, एक या दो लाइन पे। देन आप अपना हॉबीज इंक्लूड कर सकते हो। हॉबीज से पता चलता है कि आप क्या करते हो एक्स्ट्रा टाइम, जो भी है। इतना ये क्या है, मिनिमम है। बाकी जो बोलते हैं ना कि अपना फैमिली का बताते हो कि पापा का नाम बता दिया, पापा क्या करते हैं, मम्मी का, वो अब नहीं होता मार्केट में। वो पर्सनल हो गया, और वो पर्सनल चीजें मतलब नहीं है। इसमें वो चीजें मेंशन होगी जो आपका क्या होगा, जेडी पे होगा, उससे अलाइन होना चाहिए। ये भी नहीं कि जबरदस्ती बता देना जो जो जेडी में है, क्योंकि फिर क्वेश्चंस भी होंगे। आप जो बोलोगे क्वेश्चन उसी से मिलते हैं उसमें। तो ये चीजें होंगी। तो ये मिनिमम आपका क्या होना चाहिए, बना होना चाहिए। अगर आप इतना बनाते हो तो ये एटलीस्ट 3 से 4 मिनट का बन जाता है आराम से। मतलब मिनिमम आप 3 मिनट बोल सकते हो। और ये क्या करोगे, कॉपी में लिख के रखोगे, एक पेज पे लिख लो, 2-3 बार लिख लो, 2-3 बार पढ़ लो। और ये कभी चेंज ही नहीं होगा। ये चेंज होगा सिर्फ क्या होगा, स्किल्स चेंज होंगे, प्रोजेक्ट चेंज होंगे, एक्सपीरियंस वाले चेंज होंगे, ये चीजें चेंज होंगी। तो वो आप चेंज करोगे। तो इंट्रोडक्शंस कभी भी आंख बंद करके भी बोलने बोले तो कोई बोल सकते, इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये चीजें थी। तो मैंने कुछ चैट जीपीटी से बनाया था, अगर होगा तब ना। ये चैट जीपीटी से ही बनाया है। बाकी जहाँ पे इंटरव्यू क्या है, एचआर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो 1-2 बार पढ़ लेते हो। जैसे यहाँ पे क्या है कि कोई फ्रेशर है, अगर वो जा रहा है तो क्या क्या बोलेगा, ये दिख रहा है कि आप अपना नेम बताओगे, क्या कंप्लीटेड किए हो, डिग्री कहाँ से किए हो, एजुकेशन में क्या करते हो, कि कौन सा डिग्री है, कहाँ से किए हो, कौन सी ईयर पे किए हो, 3 चीजें बताते हो। अगर आपको लगता है कि आपका गैप ज्यादा नहीं है तो ईयर बता दोगे चलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं ईयर बताता हूँ तो गैप पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको स्किप कर देते। तो आप सिर्फ बोलते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई बीएससी डिग्री फ्रॉम, जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम दो। हाँ? देखो पूछ देगा तो फिर उसका कोई दवा नहीं है। देन फिर क्या करते हो, आप ये लिखते हो कि अगर आप फ्रेशर हो तो क्या बोलेगा, ड्यूरिंग माई एकेडमिक जर्नी आप क्या कहते हो, आई वर्क ऑन द सेवरल प्रोजेक्ट्स। और इसमें से क्या है, आप अपना एक प्रोजेक्ट मेंशन करोगे जो क्या होगा, जेडी के अलाइन होगा। अगर पावर भी आएगा तो पावर भी का डिस्क्राइब कर दोगे, एसक्यूएल का तो एसक्यूएल का, पाइथन का तो पाइथन का। देन आप क्या करते हो, अलग अलग चीजों पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो बता दोगे। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, 2 चीजें बता दोगे। अगर आपको लगता है कोई सर्टिफिकेशन क्या है वो ऐड ऑन कर दो। आप क्या है, पैसिनेट हो क्यों हो, वो बता दोगे। एंड देन फिर क्या करोगे, अपना हॉबीज कि अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव आल्सो सम हॉबीज लाइक रीडिंग बुक्स, यही रहता है ना, प्लेइंग क्रिकेट्स, यही रहेगा, आप ये भी ऐड करोगे। हाँ, जैसे एक बार ये था ना, मुझे याद है कि मैंने बताया था फुटबॉल, उसने फुटबॉल में पूछ दिया था कि क्या रहते हैं, गोलकी के बगल पे कोई रहता, उसको क्या बोलते हैं। जैसे रहता है ना कि आपका गोलकी रहेगा, तो उसके बाद 2 इधर रहते हैं डिफेंडर्स, जो भी बोलते हैं। उसने पूछ दिया, मुझे पता नहीं, तो फिर मैं क्या बताता। बोला कि ये तो आपका हॉबीज है, फेवरेट है। तो जिसको जो चीजें बारे में पता, तो वो रेंडम रहता है।
जब उसको लगता है कि इसके अलावा वो क्या करता है, कि वो सच बता रहा है या नहीं। इससे आपका क्या होता है, रियल नेचर पता चलता है कि आप रियल नेचर क्या है, कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे सारी चीजों पे। अगर आप आईटी सेक्टर से जा रहे हो डायरेक्टली तो वो क्या होगा, तो इसमें क्या है ना, आपको हर एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। पहला क्या है कि जनरल कोई भी है, जनरल मतलब कोई भी कैटेगरी से जा रहा हुआ है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर से हो, मतलब आपका क्या बैकग्राउंड भी बीसीए बीएससी है वो है, तो उसमें क्या आंसर करोगे। देन आईटी फ्रेशर्स जो पूरी तरीके से डेटा साइंस के फील्ड पे जा रहा है उसके लिए, देन वो क्या है कि थोड़ा सा ऐड ऑन किया हुआ है। देन आप क्या जैसे डेटा एनालिटिक्स में जाते हो तो क्या क्या चीजें बता सकते हो। ये स्पेसिफिक किसके लिए, पावर बीआई के लिए। देखो डैक्स है, विजुअलाइजेशन है, ये सारी चीजें मैनेजमेंट और भी चीजें हुई। जैसे आपके पास ये क्या है कि बीआई डेवलपर से जो क्या है कि प्रोजेक्ट पे ज्यादा फोकस करके बताते हो। जब आप एज एक्सपीरियंस होते हैं ना तो आपको प्रोजेक्ट बताते हो। वो नहीं पूछता है कि आप क्या करते थे क्या नहीं, आप प्रोजेक्ट में क्या किए हो। ये और भी चीजें हुई इफेक्टिव। देन क्या है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही रहता है कि आप अपना एज अ क्या बताओगे इंट्रोडक्शन में। अगर कैरियर स्विच कर रहे हैं नॉन टेक से टेक पे, तो उसका भी क्या है इंट्रोडक्शन है। अगर कोई कैरियर गैप है तो उसका भी क्या है कि चैट जीपीटी में बना के दे दिया है, तो आप इसको देख। चैट जीपीटी से जितने अच्छे से जो चीज पूछोगे ना वो बता देगा। तो मैंने वहीं से क्या किया, सारी चीजें डिफाइन कर दिया है कि आईटी फ्रेशर से नॉन टेक से टेक में आ रहा है। देन रीजन सबसे पहले होगा कि क्यों स्विच कर रहे हो, तो उसका ट्रांजिशन का क्या है, क्या आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो बताओ कि मैंने क्या किया, इस ब्रिज को गैप को क्या किया कंप्लीट करने के लिए मैंने एक कोर्स लिया। देन कोर्स में हमने ये सारी चीजें सीखी और उसके बेस पे मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया। एंड देन प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि यही क्या करेगा, आपके गैप को फिल करेगा। कि अगर आ रहे हो तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो, फिल करने के लिए, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो, कहीं से सर्टिफिकेशन कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो सारी चीजें। बस यही है। अगर आप प्रोफेशनल हो तो एक्सपीरियंस बेस आप किस तरीके से अपना दिखा सकते हो। तो इसमें क्या है कि कॉम्बिनेशन से हर एक, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तीसरा है रिज्यूमे किस तरीके का होना चाहिए। तो आप बाय डिफॉल्ट अभी एनालिस्ट के लिए जा रहे हो, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस का है, एक बार फ्रेशर्स का ही करूँ। हाँ, सी रिज्यूमे सैंपल इमेज भी है क्या इसमें, होना चाहिए। अगर नहीं है, डिस्कॉर्ड पे जाओगे रिज्यूमे पे, उसमें बहुत सारा फॉर्मेट मिल जाएगा आपको। लेकिन जो इंडस्ट्री में होता है ये सिंपल फॉर्मेट। जितना ज्यादा सिंपल फॉर्मेट होगा उतना ईजी होता है एचआर के लिए। हम नहीं कर रहा है क्या ये क्या होगा। ये 2 पेज क्यों दिख रहे हैं जरा अपने। क्या क्लिक हो गया, अच्छा पेज आ गया, ये दिख रहा है। फ्रेशर्स हो तो आप अपने बारे में समरी लिखते हो, ये एक्सपीरियंस बेस है इसलिए। फ्रेशर्स आप समरी लिखते हो, और समरी क्या होना चाहिए, प्योर टेक्निकल होना चाहिए, इजी होना चाहिए 3 लाइन का, और टेक्निकल होना चाहिए। दूसरा कि अगर आपके पास एजुकेशन रिलेवेंट नहीं है, कि आप बीएससी आर्ट्स से हो, जो क्या है टेक्निकल से कोई भी लेना देना नहीं है, तो उस सेक्शन को नीचे ले जाओगे, ऊपर क्या लाओगे, टेक्निकल स्किल्स। पहला आपके पास समरी होगा। अगर आपके पास रिलेवेंट सर्टिफिकेशन है, मतलब क्या है कोर्स है, तो आप एजुकेशन से रख सकते हो, नहीं तो दूसरा क्या रहेगा, स्किल्स रहेगा। फ्रेशर्स हो तो थोड़ा सा ज्यादा पता चलता है, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाता है, बट लिख सकते हो। वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको लगता है रिज्यूमे खाली खाली सा लग रहा है,
तो लिख देना। अगर आपको लगता है कि रिज्यूमे पूरा भरा हुआ है, जगह नहीं है, तो नहीं लिखोगे तो चलेगा। दूसरा क्या होगा, स्किल्स होगा। स्किल सेकंड में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि कंपनी को उसी चीज का रिक्वायरमेंट है। तीसरा, ये स्किल्स है, इस स्किल के बेस पे आपने कुछ काम किया है नहीं किया है, तो आपका प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट या एक्सपीरियंस जो भी बोलो, तो ये साथ में होगा। अगर आपने कहीं पे वर्किंग किया है, तो आप स्किल के बाद क्या, स्किल से पहले क्या रखोगे, एक्सपीरियंस रखोगे। समरी, एक्सपीरियंस, देन स्किल्स, देन आपका क्या रहेगा, प्रोजेक्ट्स। ये समझ में आप। लेकिन आपके हिसाब से क्या बनेगा, समरी बनेगा, स्किल्स बनेगा, देन प्रोजेक्ट्स बनेंगे। प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हो, एक्सपीरियंस लेस प्रोजेक्ट लिख दोगे। इससे क्या फायदा होगा, एटीएस में पास हो जाएगा। क्योंकि जिसको लगता होगा ना कि एक्सपीरियंस का कॉलम होना चाहिए, तो यहाँ से वो पास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सपीरियंस कीवर्ड दिख रहा है उसको। लेकिन मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्रोजेक्ट लिखा है। मैंने ये नहीं बताया कि ये मैंने कहीं कंपनी पे बनाया है, ना ही ये बताया है कि ये मेरा प्रोजेक्ट पर्सनल है। तो ये चीजें होता है क्या, एटीएस को थोड़ा सा बाईपास करने का। तो ये चीजें आप दिखाते हो, देन प्रोजेक्ट लिखते हो। आप देखोगे प्रोजेक्ट में आपने क्या किया है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस का है, तो एक्सपीरियंस क्या होता है, उसमें आप क्या दिखाते हो, प्रोजेक्ट डिटेल्स बताते हो पूरा, और उससे क्या बेनिफिट हुआ वो देखो। तो हमेशा नंबर इंक्रीज रहेगा। पहला क्या रहेगा, कि उसने क्या बनाया है, किसके लिए बनाया है, क्या यूज करके बनाया है, ये दिख रहा है। एंड उनसे क्या बेनिफिट हुआ है इन द सेंस ऑफ नंबर्स। मार्केट में नंबर ही चलता है। आपने बना दिया और आपने बोल दिया कि नहीं, उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो 1 रुपए का हुआ, 10 रुपए का हुआ, ये भी होता है ना। तो आप यहाँ पे नंबर्स, रिज्यूमे में क्या होता है, नंबर्स मेंशन होने चाहिए। तो प्रोजेक्ट में हमेशा नंबर्स मेंशन करोगे। तो ये आपका नंबर्स मेंशन है, यहाँ पे भी है। और ये क्या कर रहा है, इसने क्या बताया, इसने डीएलएफ में कंपनी में काम किया था, उसने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उससे क्या हो गया, कि रिड्यूसिंग हो गया मैनुअल वर्क बाय 2 आवर्स। कि जो बंदे 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करते थे, उसका रिड्यूस हो गया उस प्रोजेक्ट को यूज करने से, मतलब उस सॉफ्टवेयर को यूज करने से। तो ये भी क्या अचीवमेंट है। तो वही क्या है, क्या होगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। एंड देन इफिशियंसी परसेंटेज में तो आप देखोगे कोई भी प्रोजेक्ट है, सब में कोई ना कोई नंबर है, समझे। तो ये नंबर आपको इंक्लूड करना होगा। ये नंबर कहाँ से आएगा, जब आप डीपली बनाते हो खुद से, उसके बिजनेस समझते हो तभी। देन आपका प्रोजेक्ट पर्सनल हो गया। आपका भी पर्सनल प्रोजेक्ट और एक्सपीरियंस वाला दोनों सेम होगा। देन इसके बाद क्या आएगा, आपके पास एजुकेशन आएगा, है ना। इसके बाद आपका एजुकेशन आएगा। एजुकेशन के बाद सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन के बाद क्या करोगे, कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर्स कुछ है, जो क्या कर सकता है, आपके लीडरशिप स्किल्स को दिखा सकता है। तो एक या दो, ज्यादा नहीं। अगर टेक्निकल में कुछ है अचीवमेंट, तो वो सारा मेंशन करोगे। नॉन टेक्निकल जो लीडरशिप से बताता होगा, उसी को मेंशन करोगे। ठीक है। एंड देन फिर भी आपके पास स्पेस है, तो एक लाइन इंटरेस्ट का भी जोड़ दूंगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो स्ट्रक्चर क्या होगा वो समझ में आ गया ना। तो वही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है रिज्यूमे पे। और इसी में क्या हो गया, अलग अलग फॉर्मेट हो गया। ये पहला फॉर्मेट था, जो एक्सपीरियंस वाला भी और फ्रेशर्स वाला दोनों फॉलो करता है रियल वर्ल्ड में। दूसरा क्या था, कि आपके पास ज्यादा चीजें मेंशन है, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। ये दिख रहा है, ये फ्रेशर्स का है। कि आपका क्या रहेगा, एजुकेशन रहेगा, स्किल्स रहेगा, देन आपने क्या वर्क एक्सपीरियंस है, देन प्रोजेक्ट क्या है, देन सर्टिफिकेशन क्या है। इतने में इसका फिल हो गया, तो क्या कर रहे हैं, आगे सेक्शंस नहीं डाल रहे हैं। मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कि ये हमारे आईटी फील्ड से रिलेटेड है, तो एजुकेशन को टॉप में रखो। अगर नहीं है तो उसको नीचे ले जाओ, नीचे लिख दो। क्योंकि जो चीज मैटर करता है वो ऊपर रखो, समझे। कि जिस जॉब के लिए जा रहे हो, वो क्या है, एक सीक्वेंस में देखेगा, तो ऊपर से ही देखेगा। तो ऊपर में वो चीज रखो जो ज्यादा अलाइन कर रहा है। सिंपल सा, एचआर क्या देखेंगे, सबसे पहले ऊपर देखेगा। सिंपल सा बात है, अगर आपके पास स्किल्स है, तो वो स्किल्स पढ़ के देखा है कि चलो ठीक है, इस बंदे के पास ये सारी चीजें आती है, तो इसको चांस दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो पढ़ा, वो बीएससी आर्ट्स का है, बोले नहीं, आर्ट्स वाले बंदे को नहीं लेना मुझे अभी। जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। सिंपल सा बात है ना। एक रहता है कि आप जैसे देखते हो बी टेक, और एक देखते हो बीएससी आर्ट्स।
तो ज्यादा किसका प्रेफरेंस होगा कि रिज्यूमे फिर से दोबारा नीचे तक जाए, कि बीटेक किया तो मतलब टेक्निकल होगा। पीएससी क्या है कि अगर उसके पास टाइम होगा तो देखेगा, नहीं तो फिर क्या करेगा, बाईपास कर देगा तुरंत। तो उसके पास भी रिज्यूमे बहुत ज्यादा रहता है, एक दो थोड़ी होना रहता है। हाँ। तो शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं ना, पहले वो बोलते हैं कि ठीक है पहले मैं बीटेक वाले को सेलेक्ट करूंगा, देन अगर उसमें से नहीं मिला तब फिर बीएससी वाले में जाऊंगा। समझे? तो अगर आपके पास स्किल्स है ना, तो वो देखेगा कि ये सारी स्किल्स जो मुझे मेंशन किया हुआ है जेडी में मिल रहा है, एंड देन लास्ट में एकदम एजुकेशन देगा तो वो क्या बोलेगा कि ये स्किल्स ही चाहिए था, तो ये हम लोग इसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। बाकी फिर वो आपके ऊपर रहता है, एटलीस्ट वहां पे एडवांटेज मिलता है। तो हर एक चीज का क्या है, सीक्वेंस का एडवांटेज है। इतना ही था। ये समझ में आया क्या आप कैसे चीजें लिखोगे? बाकी मैं ये शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लेना।